आप लोगों को। है सर रोहित। रोशनी गुड इवनिंग। रोशनी, विदिशा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबको गुड इवनिंग फिर से। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस लॉ या फिर कॉमर्शियल लॉ या फिर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ऐसा मतलब बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो ब्रिटिश पीरियड में हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, न्यूली फॉर्म हुआ था। बाद में काफ़ी अमेंडमेंट हुआ, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद इस लॉ में और भी अमेंडमेंट लाया गया, डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंस ही क्या है सर इस लॉ का, मैं ये सब प्रीवियस 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में बोला आप लोगों को। आज मैं और ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी डिटेल्स बोलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली चलते हैं सर, ठीक है। मतलब आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन वाइज क्या डेफिनेशंस है, क्या केस लॉज है, ठीक है। मतलब जो भी बात करेंगे उस रिगार्डिंग केस लॉज भी होता है। तो लॉ एक ऐसा चीज़ है सर, मतलब जिसके बारे में डे टू डे लाइफ में बहुत सारा डिटेल्स पहले भी हुआ है। मतलब यहाँ पर इतिहास भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री। इतिहास में क्या हुआ है, तो इतिहास मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अलेक्जेंडर और सम्राट अशोका और या फिर अकबर, ठीक है। हिस्ट्री मतलब इन एवरी सब्जेक्ट देयर इज ए हिस्ट्री, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना इतिहास है, तो यहाँ पर भी लॉ का भी इतिहास देखना पड़ता है क्योंकि सिंपल बात है, पहले ऐसा हुआ है, आज ऐसा हो रहा है, तो बाद में भी ऐसा हो सकता है। लॉ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है सर। लॉ बेसिकली एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो लॉजिक लॉजिकली आपको प्रूव करना है, और सिर्फ प्रूव ही नहीं करना, लॉजिक इन द सेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसा होता है कि प्रोविजंस होता है। तो प्रोविजंस जब आप बनाओगे ना, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, बिजनेस के लिए हो, तो उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और जस्टिफिकेशन लॉजिक जरूर मांगेगा आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ का एक सबसे बड़ा पैरामीटर सर जो बेसिकली न्याय दिलाते हैं। न्याय समझते हो, मतलब बेसिकली मतलब सही के लिए काम करेगा, सिंपल बात है। ट्रुथ के लिए काम करेगा, सही के लिए काम करेगा, ये लॉ का एक हमेशा अ, मतलब टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ का एक बेस है, एक बिजनेस एरिया का बेसिक्स है। चलो सर टाइप्स वगैरह देखते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर? हेलो, प्लीज टेल मी। यस सर। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये तो जान लिए सब, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा ये जानना जरूरी है। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डे टू डे लाइफ में इसका क्या काम है, ठीक है। प्रीवियसली मैंने आपको क्या करा के आया, एक बार याद दिला देते हैं। क्या क्या चीज़ मैं आपको अभी तक बताया लॉ में। मैं ज़्यादा डिटेल्स मतलब ज़्यादा बोला नहीं, कम बोला, बट थोड़ा डेप्थ में बोला। जैसे आप यहाँ पर अगर नज़र दो तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने, क्या है कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में चर्चा किया। एलिमेंट्स में अगर बात करें तो एग्रीमेंट क्या है, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑफर एक्सेप्टेंस में और थोड़ा डिटेल्स बात भी करना बाकी है, वो मैं करूँगा। बट इतना ज़रूर पता चल गया आप लोगों को कि एटलीस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज विदाउट ऑफर एंड विदाउट एक्सेप्टेंस देर इज नो एग्रीमेंट, एंड व्हेन देर इज नो एग्रीमेंट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर होना जरूरी है, ऑफर को एक्सेप्ट होना जरूरी है, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को जैसे ही हो जाए वो एग्रीमेंट हो जाए, और एग्रीमेंट जैसे ही हो जाता है सर, उसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना जरूरी है। एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ हो जाएगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे सर, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अब कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट काम आता है, ठीक है। सिंपल याद दिलाए तो जैसे मानो कि आप कहीं पर रेंट पे रहते हो, सिंपल है, ठीक है। आप रेंट पे रहते हो, तो रेंट एग्रीमेंट बनाया आपने, तो आप जो रूम ओनर है या फिर हाउस ओनर है, ठीक है, आप होम ओनर्स को जाके बोले कि भाई मुझे रहना है,
तो आपने बोला, ऑफर किया, है ना, होम ओनर्स को आपने ऑफर किया कि भाई मुझे आपके घर में रहना है, ठीक है सर, सिंपल एग्रीमेंट लेते हैं। आपने होम ओनर्स को जाके और ऑफर किया कि भाई मुझे घर पे रहना है, होम ओनर्स ने आपका ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, होम ओनर्स ने आपका ऑफर को एक्सेप्ट किया। जैसे ये देखो, ये मानो कि एक घर है, ठीक है, अब इस घर का जो ओनर है, ओनर ने आपका बात को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, अब आपके बीच में एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट। अब रेंट एग्रीमेंट कैसे बना, बिकॉज आपने ऑफर किया था और ओनर ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो ऑफर आपकी तरफ से था। आप कौन हो सर, आप टेनेंट हो, मतलब टेनेंट हुआ नहीं, मतलब प्रोस्पेक्टिव टेनेंट हो, है सर, प्रोस्पेक्टिव मतलब आप टेनेंट बनना चाहते हो, है ना सर, प्रोस्पेक्ट मतलब बना नहीं, बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव टेनेंट हुआ। अब प्रोस्पेक्टिव टेनेंट ने प्रोस्पेक्टिव ओनर को, मतलब ओनर प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ओनर तो पहले से ही ओनर है घर का, लेकिन वो रेंट देगा कि नहीं देगा, ठीक है, लैंडलॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका लैंडलॉर्ड वो बनना चाहते कि नहीं चाहते, उसके लिए आपने ऑफर किया, वो एक्सेप्ट किया, और जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट बना, और उस एग्रीमेंट को जब आपने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना चाहोगे कि आपके बीच में रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पेपर को क्या करना पड़ता है, नोटरी करना पड़ता है, ठीक है, दिखाते हैं सर। आप लोग अभी देखे हो कैसे देखने में होता है नोटरी, देख सकते हैं सर, ऐसा स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है, और उसमें ना उसको नोटराइज किया जाता है, बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में एक अमाउंट जमा करना पड़ता है, और फिर उस वो ऑटोमेटिकली एक स्टैम्प पेपर में नोटरी होके वो आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा, आपके लिए भी, लैंड ओनर के लिए भी, दोनों के लिए, कि भाई इस घर का रेंट चल रहा है 11 मंथ्स का, और जो ओनर है वो आपको 11 मंथ के लिए रेंट दिया है, तो आप भी कुछ गड़बड़ करोगे तो जो लैंड ओनर है या होम ओनर है वो आपके बिहाफ में कोर्ट में जा सकता है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो वो आपके अगेंस्ट में भी कोर्ट में जा सकते हैं, अगर वो आपको कुछ प्रॉब्लम करता है तो आप उसके अगेंस्ट में भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सभी सिंपल सिंपल मैटर हो गया ना सर, लेकिन यही सिंपल मैटर काफी सारा मैटर समझा देता है, ऑफर समझा देता है, एक्सेप्टेंस समझा देता है, एग्रीमेंट समझा देता है, एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ समझा देता है, और क्या चाहिए, है ना, डे टू डे लाइफ। क्या सर, कुछ गलत बोला गया, ये जो डे टू डे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, बोलो प्लीज टेल मी सर, कुछ समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो, इनको घर का चाबी मिल गया, ऐसे तो ये ओनरशिप चाबी मिल गया, बट रेंट का भी चाबी हो सकता है। हेलो, प्लीज टेल मी सर, सिंपल मैटर समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो सर, ये तो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बात किया, लेकिन अभी मुझे आपको, अच्छा फिर मैं आपको नेक्स्ट लास्ट वीक एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट फुलफिल करना है, और उसके साथ मैंने आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा। लेकिन एसेंशियल्स में क्या क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होना जरूरी है, इसमें दो बात था सर, भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, दिल और दिमाग में दोनों जगह में बैठ जाना चाहिए, दिल पे भी और दिमाग पे भी। सर एक पढ़ाई में सक्सेसफुल होने का, नॉट जस्ट एडुकेशन में, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का एक सिंपल सा ट्रिक्स टिप्स बताओ सर, मतलब सभी के लिए, मतलब ये बात मैं खुद को भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि भाई दिल से करो तो दिमाग ऑटोमेटिकली याद रखेगा, लेकिन जहां पर दिल थोड़ा कम हो जाए ना, दिमाग भी गलती पर कर बैठता है, ठीक है, मतलब एक गाना है ना, दिल गलती कर बैठा है, दिल क्यों गलती कर बैठता है, मतलब कहीं पर दिल प्रॉब्लम में है, तो आप अगर पढ़ाई को दिल से सीखोगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसको याद रखेगा, नहीं तो दिमाग गलती कर बैठ गया, ठीक है, सो इसलिए दिल लगाओ, दिल से सुनो, दिल से समझो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सब चीज याद रहेगा, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं सर पढ़ तो रहे हैं बट याद नहीं कर पा रहे हैं, क्यों याद नहीं कर पा रहे भाई, याद ना करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, सर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इसके पीछे आप कितना भी अलग अलग लोगों का वीडियो सुन लो या फिर किसका भी कुछ भी सुन लो आप, ठीक है, हाँ काम आ सकता है, ठीक है,
कंसंट्रेशन के लिए ये करो वो करो, बट सर वो सब तो अपने अपने जगह में है ही, ठीक है। बट एक सिंपल बात है, इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट, अपना आग्रह बढ़ाओ। सर आग्रह कैसे बढ़ता है? सर जो सब्जेक्ट को लेके पढ़ते हैं ना उसके बारे में दिन रात सोचा करो। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा लाइन है सर, आप उसको सोच सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। विवेकानंद ने बार बार, मैं बचपन से एक चीज मतलब हमेशा इस वर्ड्स को मैं याद रखता हूँ कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक सिंपल है, टेक अप वन आइडिया, लिव ऑन इट, ड्रीम ऑन इट, ठीक है। मतलब टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ। मैं एक लाइन मिस कर गया, टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ एंड लिव ऑन इट एंड ड्रीम ऑन इट, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। सो कहने का मतलब है, जब लॉ पढ़ोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, तो दैट इज वन आइडिया, लिव ऑन इट, ड्रीम ऑन इट। कि कॉन्ट्रैक्ट, सर ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये बेसिक बेसिक सवाल आपके मन में आना चाहिए। सर प्रॉब्लम क्या है जानते हो? कि हम लोग ना सवाल नहीं करते, कि सिर्फ पढ़ने के पीछे भागते हैं। सवाल तो किया करो कभी, क्वेश्चन, क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना सर, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ सीकर्स कहते हैं। समझते हैं सर आप लोग? सीकर्स का मतलब जो हमेशा सवाल करता है, हमेशा कुछ ढूंढता है, बेसिकली ट्रूथ सीकर। सीकर्स मीन्स ट्रूथ सीकर। इंडिया इज ऑलवेज कॉल्ड अ लैंड ऑफ सीकर्स, बिकॉज इंडिया दुनिया में इतना सारा चीज इनोवेशन के साथ किया है। इंडिया के पास इतना सारा सवाल का जवाब है जो दुनिया के पास नहीं है सर। आज नासा जब भी किसी चीज का सवाल ढूंढता है तो भारत के पास ही आना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कभी कि किस तरह से भारत लैंड ऑफ सीकर्स है, और सीकर होने के पीछे आपको मैं क्यों सीकर्स होने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सीकर बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ रहे हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड अलग अलग सवाल मन में पैदा करो, प्रोड्यूस करो सवाल कि क्या सवाल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है। हर जगह में एक मेडिसिन लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें बिल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कहीं पर पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। बस में चढ़ते हैं, ठीक है, बस में भाड़ा देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पर भाड़ा रहते हैं रेंट पे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट। कहीं घर लेते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट। कहीं गाड़ी लेते हैं, खरीद देते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट। एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट सर, जिसमें बात करो वो कॉन्ट्रैक्ट। फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट का बात होता ही नहीं है। हर चीज में ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का चीज छुपा हुआ है सर। तो ये सवाल करने से समझ में आएगा ना। और सिर्फ अगर रटे जाओगे और सिलेबस खत्म करने के पीछे भागोगे तो बस सिलेबस खत्म करते रहना, रिवाइज करते रहना। बात रिवाइज का भी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट का भी नहीं है। क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाए। तो कुछ बेसिक सा बात है सर। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, ढूंढने निकलते लोग, कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के जड़ में जाना पड़ेगा। तो जड़ में जाओ ना, जड़ समझते हो, रूट, रूट में जाओ, सब चीज का सवाल का जवाब मिलेगा। हम लोग क्या है ना, रूट में नहीं पहुंचना चाहते, बस ऊपर ऊपर में सभी चीज देखना चाहते हैं, दिक्कत बढ़ जाता है सब। तो सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एक बात करता है कि as given by section 10 of Indian Contract Act 1872 and not given by section 10 but also considered essential। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए दो पार्ट है, एक तो एज पर सेक्शन 10 है और एक है जो एसेंशियल है बट सेक्शन 10 में नहीं बोला। तो फिर कहाँ बोला सर? कॉमन सेंस बोला। अब देखो, सेक्शन ने कॉमन सेंस को सेक्शन में नहीं बोला, कॉमन सेंस को सेक्शन में नहीं लगाया। जैसे कॉमन सेंस क्या है? टू पार्टी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टी होना जरूरी। जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन होना चाहिए। जहां पर लीगल रिलेशंस बनाने का इंटेंशन मिसिंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे एक सिंपल बात है, लीगल रिलेशनशिप का एक सिंपल बात करते हैं। सर हम लोग कई बार दुकान में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसा होता है, देखना दुकानदार उनको जवाब देना पसंद नहीं करता। क्यों जानते हो? वो लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं जाता, मतलब वो बेसिकली जेन्युइन कस्टमर नहीं है। वो तो बेसिकली पता करने निकला है कि क्या दाम है, क्या चीज है, ऐसे ही थोड़ा सा अपना मार्केट का घूमने का शौक पूरा कर रहा है। ऐसा होता है सर, आप लोगों ने देखा कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कोई मतलब नहीं है, दुकान में जाते हैं, दादा ये वाला कितने का। हाँ, बंगाल में हम लोग ऐसे देखते हैं, दादा एटा को तो, दादा ओटा को तो। दुकानदार समझ जाता है, जो जो ऐसा बात करता है ना,
दादा एटा कतो ओटा कतो, है ना, इसका मतलब उसको लेना नहीं है, वो तो बस ऐसे ही आ गया है मुंह उठा के। क्या समझ में आ रहा है सर आप लोगों को बात? ऐसा कस्टमर होता है कि नहीं होता है? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर, जिसको लेना नहीं है, ठीक है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मतलब उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो लीगल रिलेशनशिप करना ही नहीं चाहता। देखना, कस्टमर मार्केट में बार्गेन करते हैं, ठीक है, दुकान में पहुंच के, मार्केट में पहुंच के दिखाता है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर वो सीरियसली लेना है, मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है ना, उसका एटीट्यूड कुछ और रहेगा। जिसको लेना है, और जिसको नहीं लेना है वो तो बस ऐसे ही जाके बात करेगा, घूम फिर के आ जाएगा। हाँ, कभी कभी मैं भी किया ऐसा, अभी भी कभी कभी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। बट पॉइंट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा जो सर, जब इंटेंशन रहेगा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसे भी फुलफिल करना होता है। मतलब क्लियर होना चाहिए दोनों पार्टीज के मन में कि भाई मैं क्या बेचना चाहता और वो क्या लेना चाहता। कस्ट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस में क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मैं सब समझा दिया था लास्ट वीक, बस एक बार याद दिला रहा हूँ। एंड परफॉर्मेंस, जो जिस पर्टिकुलर मैटर को लेके हम लोग परफॉर्मेंस को करना चाहते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी होना चाहिए। मतलब कोई इम्पॉसिबल मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे वो एक बोला था ना आप लोगों को कि तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में घटाओं में मोड़ लाऊंगा मैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि तुम जो कहते हो तो चांद तारों को, अब चांद तारा तोड़ के लाना पॉसिबल है सर, ऐसा परफॉर्मेंस देना? हाँ सर, बोलो, क्या सच में कोई चांद तारा तोड़ के ला सकता है? नॉट पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे कि ट्रेजर, मतलब मैजिक के थ्रू से ट्रेजर आपके सामने ला देगा और बदले में आपसे पैसा लेगा, तो ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है, हिप्नोटाइज करके हो सकता है, ठीक है। सो इस काइंड ऑफ थिंग की पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर एज पर सेक्शन 10 एग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब इन एनी अदर लॉ और इन दैट पर्टिकुलर लॉ, किसी भी एंगल से वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बारे में कोई वॉइड, वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, पहले से कैंसिल अगर नहीं किया हुआ है तो हो सकता है, ठीक है। तो लॉ को वैलिड बनने के लिए ये सब चीजें अगर फुलफिल हो, तभी जाके आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर को एग्जीक्यूट कर सकते, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर जहां पर भी ये जो 6 पॉइंट सेक्शन 10 के हिसाब से और 5 पॉइंट्स सेक्शन 10 में नहीं है बट फिर भी एसेंशियल है, जहां पर भी ये मिसिंग होगा ना, इसका मतलब समझ जाना कि कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है सर। ये मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास को याद दिलाया। अब क्या है सर, अब चलेंगे टाइप्स में। सर कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो बहुत वाइटल बात है सर, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ना कुछ अलग अलग बेसिस माना जाता है, जैसे कि सर एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलग अलग बेसिस हो गया। वन इज एनफोर्सेबिलिटी, सेकंड इज फॉर्मेशन, थर्ड वन इज परफॉर्मेंस। नो क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी, व्हाट इज फॉर्मेशन एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस। फिर इसको समझने के लिए थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा। तो एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट को मेनली 2 या 3 हिस्से में, 3 हिस्से में बांट सकते हैं सर, ठीक है, 3 4 5, अच्छा ठीक है चलो। बेसिकली नॉर्मली होता है 2, दैट इज वैलिड और वॉइड, बट इसमें भी थोड़ा सा खेल है। एक वैलिड है, वॉइड है, बट वैलिड वॉइड को छोड़ के भी एक होता है वॉइडेबल, एक होता है इलीगल, एक होता है अनएनफोर्सेबल। अब आगे समझना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चंस, मैं बोला ना सीकर्स होना जरूरी है, मन में सवाल आ ही जाना चाहिए कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे और वॉइड किसको बोलेंगे। वैलिड वॉइड अगर समझ भी जाते हैं सर, वॉइडेबल का क्या मतलब हो जाएगा, इलीगल कब आएगा और अनएनफोर्सेबल कब हो सकता है। देयर इज अनदर पॉइंट सर, फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये तो समझ में आ ही रहा है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली बताया जा रहा है। एंड जो बेसिकली मॉडर्न कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है, ई कॉमर्स पहले तो नहीं होता था, बट लास्ट 10-12 साल में, 15 साल में जिस तरह से ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बढ़ा है सर, स्पेशली आफ्टर
10, 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, 10, 12 ईयर्स ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए ई कॉमर्स लॉ भी अलग से बन गया। तो आगे बात करेंगे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देयर इज अनदर पार्ट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस में मेनली दो, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एंड एग्जीक्यूटरी का दो पॉइंट है, एक है यूनिलैटरल, अनदर इज कॉल्ड बायलैटरल। तो ये सब तो नाम हो गया, अब काम भी तो देखना पड़ेगा। हेलो बोलो सर, नाम पता चला, समझ में नहीं आया होगा सबको, मे भी किसी किसी को थोड़ा बहुत पता हो सकता है, लेकिन नाम का पता चला बट काम का पता चला नहीं अभी तक। यस और नो? प्लीज सर बोलो, समझ में आ रहा है? क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर मेरे साथ? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। ओके सर, चलो अभी थोड़ा वैलिडिटी देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेसिस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सर, एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो बाइंडिंग है, जो एनफोर्सेबल है, वो वैलिड है, एंड इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर मैं आपको 2 मिनट पहले समझाया, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि सारा का सारा एसेंशियल कंडीशन जहां फुलफिल हो जाए उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सर कुछ कंडीशन फुलफिल ना हो तो सर इन दैट केस क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों नहीं है, तो फिर वो वैलिड से वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है। सर हाउ? वेट सर, क्यों एक वैलिड चीज वॉइड बन जाता है या वॉइडेबल बन जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सी सम एग्जांपल। सर वैलिड का क्या एग्जांपल हो सकता है? ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000। ए बी को बोल रहे क्या मैं तुम्हारा बाइक 10,000 से परचेज कर सकता हूँ? मतलब बेसिकली ए के तरफ से बी को ऑफर है, एंड बी एग्रीज टू बाय बाइक, और बी भी हाँ बोला, हाँ भाई ठीक है, ठीक है, बी खरीदने के लिए रेडी है। ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक 10,000, क्या तुम मेरा बाइक 10,000 में लेना चाहते हो? बी बोला यस, आई विल परचेज योर बाइक फॉर ₹10,000। इट इज एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बहुत इजीली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है। सो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। सर तो फिर वॉइड क्या है? सर जो बन नहीं सकता, जैसे यहाँ पर इजीली हो गया ना, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा ने बोला क्या तुम मेरा बाइक खरीदोगे, दूसरा बंदा ने बोला हाँ मैं बाइक खरीदूंगा, ठीक है, OLX में हो या क्विकर में हो। आजकल OLX क्विकर चलता है सर? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आजकल OLX क्विकर का मार्केट पहले जैसा है? आप लोगों का क्या आइडिया सर? मुझे तो उतना नहीं दिखता है आजकल। हाँ सर, क्या आप लोगों को आइडिया है? आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने OLX क्विकर का? एक टाइम पे बहुत चला था, पुराना बाइक वगैरह मतलब पोस्ट करता था, फिर सेल हो जाता था। हेलो, अरे नाम सुना है कि नहीं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ अननोन चीज बोल दिया? हाँ सर, सुनो सर। सुने चीज? सर वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? सर वाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में बोला, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. तो सिंपल बात है सर, void contract मतलब which ceases to be enforceable by law, मतलब जो लॉ के थ्रू से मतलब एनफोर्स करना मना है, सिंपल बात, मतलब सीज कर दिया गया, ठीक है, when it ceases to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब आप उसको एनफोर्स का बंगाली या हिंदी क्या हो सकता है? लागू करना, सिंपल बात है, ठीक है, लागू करना मतलब आप मैटर को लागू नहीं कर पाएंगे। जैसे मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने एक किताब अपने पब्लिशर को लिख के देगा, ऐसा बोला है ना। मिस्टर एक्स कौन है फिर? एक राइटर है, ठीक है। Such contract is valid, but after a few days, Mr. X dies in an accident. अब बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाएगा? मिस्टर एक्स ने पब्लिशर को वादा किया था कि यस मैं आपके लिए किताब लिखूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, तो क्या वो आपको किताब लिख के दे पाएगा?
क्या ये बुक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स के साथ पब्लिशर का हुआ है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आगे फुलफिल हो पाएगा सर? नो सर। सर अगर कोई बोले कि सर मिस्टर एक्स के जगह उसका बेटा लिख के देगा, ऐसा हो सकता है कि बाप का काम है, बाप नहीं कर पाए तो बेटा करेगा? हेलो, योर फादर कुड नॉट कंप्लीट सो यू विल डू दैट, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? क्या बोलते हो? मानो कि मिस्टर एक्स का कोई सन है, क्या मिस्टर एक्स का जो सन रहेगा, क्या उसको पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा? हेलो, क्या पब्लिशर आके मिस्टर एक्स के सन को बोल सकता है कि आपका पापा फादर जो है वो किताब लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपका पापा का डेथ हो गया है, सो अभी आपको लिखना पड़ेगा? क्या क्या ऐसा बात पब्लिशर अपने एक्स के सन को बोल सकता है, सन हो या डॉटर, जो भी बेसिकली यू अंडरस्टैंड? सर एक में तो बोलना चाहे नहीं बोल पाएगा। लेकिन मानो अगर किताब की जगह कुछ दूसरा होता, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एंड पब्लिशर छोड़ के मानो कि मिस्टर एक्स के दुकान में मिस्टर एक्स का कोई शॉप है, इस शॉप में मैं जाके या फिर आप आके कुछ ग्रोसरी ऑर्डर किए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे घर में किसी का शादी है, ठीक है, मैरिज सेरेमनी। तो मैरिज सेरेमनी में मैं मिस्टर एक्स के शॉप से ग्रोसरी लेने का बात किया और हिसाब करके देखा गया पूरा फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मेरे को करीब 1 लाख के आसपास का ग्रोसरी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, राइस, दाल, लेंटिल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ wheat, डिफरेंट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग जो एक मैरिज सेरेमनी के लिए लगता है, वो सारा का सारा चीजें 1 लाख का डील है जो मिस्टर एक्स के दुकान से ही मैं लेने वाला हूँ। डील हो गया, डील डन हो गया सर। लेकिन मिस्टर एक्स का कुछ दिन बाद डेथ हो गया, क्या ऐसा केस में मैं मिस्टर एक्स के सन को आके बोल सकता हूँ? अगर मानो मिस्टर एक्स का जो सन है वो भी दुकान में बैठता है, बोलो सर, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? है सर। तो देखो सर, दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर पैरामीटर में जा रहे हैं, दोनों केस में मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, लेकिन एक केस में आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्दर हो सकता है, पर एक केस में आपने बोला कि नहीं हो सकता। और ये दोनों चीज आप किस तरह का सेंस लगाया सर? कॉमन सेंस लगाया ना सर, है ना? कॉमन सेंस है ना? यस, ठीक है, लॉ पढ़ने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो, एक राइटर होना स्पेशल मैटर होता है सर, सबकी बस की बात नहीं। ग्रोसरी स्टोर इट्स अ जनरल मैटर, चला सकता है, ठीक है। तो राइटर के मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट आगे जाना इम्पॉसिबल है। So here the contract becomes void due to impossibility of the performance, because जो राइटर है वो नहीं है तो फिर किताब कौन लिख पाएगा? यू अंडरस्टैंड सर? सर आप लोग जेके रावलिंग को जानते हैं? जेके रावलिंग कौन है सर? जेके रावलिंग बोलो। जब भी ऑथर का नाम आता है मुझे रावलिंग जी बड़ा याद आता है, क्योंकि अभी लार्जेस्ट सेलिंग किताब है वर्ल्ड का ये, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो किताब इतना सक्सेसफुल रहा है, अरे जानते कि नहीं जानते आप लोग हैरी पॉटर का जो ऑथर है इनको? हाँ सर, है ठीक है। तो हैरी पॉटर जो जिन्होंने लिखा, लेकिन इसके मतलब इस किताब को लिखने से पहले इनको मतलब कितना बार रिजेक्ट किया गया जानते हो? मतलब लिख तो लिया था इन्होंने, बट इनका जो किताब पब्लिशर जो है वो कोई पब्लिश नहीं करना चाहता था। तो इनको बहुत मेहनत के बाद इनका किताब मतलब इनका जो हैरी पॉटर का जो सीरीज है, ये हैरी पॉटर सीरीज कितना बार रिजेक्ट किया गया, उसके बाद जाके ये किताब लिखा गया, मतलब छापा गया। और जैसे ही उसका हुआ सर, उसके बाद सर मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब और इतना ज्यादा सेल हुआ, इतना फर्स्ट टाइम में
sold over 500 million copies, been translated into 70 languages and spawned global media franchise including films, video games, casual vacancy. मतलब it's a big thing हो गया, but उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब कोई नहीं लेना चाहता था इनका, मतलब जो स्क्रिप्ट्स है. That's a different thing, but this is a special matter sir. एक ऑथर स्पेशल कैरेक्टर के साथ आता है. जेके रावलिंग जो कर सकते हैं वो शायद कोई और नहीं कर सकता, है ना. ऐसे इनका पूरा नाम है जॉनी रावलिंग, बट इनका पेन नेम है जेके रावलिंग. मुझे इतना नहीं पता था, अभी पता चल गया, ठीक है. तो इट्स ओके सर, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों मैंने ये बात आपको कहा कि एक ऑथर या राइटर, एक स्पेशल, जो भी स्पेशल मैटर है, ठीक है, लाइक कोई किसी का पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, स्पेशल मैटर है सर. स्पेशल चीज स्पेशल मैटर लोग ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता. तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो फिर परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं रहा. दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म. जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग, ठीक है, जो बोल के नहीं आता है इसको, तब वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म नहीं किया जा सकता ड्यू टू एनी अनकॉल्ड हैपनिंग, तब वो ऑटोमेटिक वॉइड बन जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है. So I hope it's clear now the difference between valid and void. Tell me sir. Valid versus void clear है या नहीं? Please tell me sir. आप सबका हाँ या ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. मुझे राज का आवाज तो आ रहा है, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है. बोलो सर एक बार, समझ में आ रहा है सब कुछ? है दादा. कैसा सर? दूसरा कुछ देखते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. बी कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री. बी कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री. फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, 10 टन शुगर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री. सप्लाई होने से पहले ही गोडाउन में आग लग गया एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. बोलो सर क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा? चीनी बेचना था बी को ए के, मतलब बी सेल करता चीनी ए को, लेकिन सप्लाई होने से पहले ही गोडाउन में आग लगा. तो क्या अभी बी के लिए पॉसिबल है कि वो ए को 10 टन शुगर दे? इज इट पॉसिबल फ्रॉम बी साइड? बोलो सर. नो सर. क्या ये ऐसा बोल सकता है कि मुझे नहीं पता तुम कहां से लाओगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कहीं से तुमको लाना पड़ेगा? ऐसा बोल सकता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है तब कहीं से लाना ही पड़ेगा? क्या ऐसा बोल सकता है? मतलब बी को बोलेगा कि भाई कहीं से भी तुम चीनी ला के दो, मुझे नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो अभी इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा? नहीं सर, ये नहीं कर सकता. हाँ ऑब्वियसली अगर डी ने ए से कुछ पैसा लिया था, कुछ एडवांस लिया था, तो वो रिटर्न के लिए जरूर बोल सकता है कि भाई ठीक है, अगर तुम नहीं दे सकते तो मेरा जो अमाउंट तुमने लेके रखा वो रिटर्न करो. अगर बी बोलता है कि नहीं मैं तुमको कहीं और से जुगाड़ करके देता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है. बट इन जनरल क्योंकि ये नॉर्मल सेंस में देखा जा रहा है कि सर ये वॉइड हो गया है, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ. Here it may be added by way of clarification here that when contract is void, जब एक contract void हो जाता है, it is not a contract at all. Contract void का मतलब होता है वो और contract रहा ही नहीं. But for the purpose of identifying it, कुछ तो नाम देना पड़ेगा. Then we called it void. So basically void contract is not a contract at all. लेकिन एक नाम तो देना पड़ेगा, तो नाम है void. समझे सर? हेलो चौथा नील, राजन्नो, विदिशा, बोलो सर क्लियर है? वैलिड वॉइड है सर. है सर. ओके ओके सर. सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नो व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? देखो सर वर्ड्स को समझना, बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रूट लेवल. आपने वैलिड समझे, आपने वॉइड को भी समझा, अब आपको बताते हैं सर वॉइडेबल
सर ये क्या बात हो गया, वॉइडेबल। वॉइडेबल वर्ड से क्या समझ में आता है जानते हो, जो फ्यूचर में यस भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ये तो यस होगा, ये तो ना होगा, लेकिन यस नो के पीछे कुछ कारण छुपा हुआ है। अब क्या कारण है, चलो आगे देखते हैं कारण क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, याद रखिएगा सर, वॉइडेबल के बारे में बात करता है। डिफाइंस दैट an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Now big question is that sir क्या कहता है कि an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties there, मतलब एक या एक से ज्यादा की तरफ से enforceable हैं, but not at the option of the other or others, but opposite में जो है या opposite में जितना लोग है, opposite पार्टी के लिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक एग्रीमेंट जो एक पार्टी की तरफ से इन्फोर्सेबल हो रहा है बट दूसरे पार्टी की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है। एक पार्टी बोल रहा है हाँ, बट दूसरे पार्टी के लिए ये ना हो रहा है। मतलब एक बंदा चाहता है, दूसरा बंदा नहीं चाहता। सर इसको अगर मैं थोड़ा ऐसा बोलूं, स्कूल लाइफ में वापस चले जाओ, स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ, ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में देखते हैं ना सर, कोई बॉयज है, कुछ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब लड़का लड़की को पसंद करता है सर, ठीक है, बट लड़की लड़का को पसंद नहीं करता। ऐसा होता है, मतलब लड़का बोलते है कि नहीं तुमको मुझे पसंद करना ही पड़ेगा, बट लड़की बोलते नहीं मुझे नहीं पसंद करना है आपको। लेकिन लड़का जबरदस्ती करता है कि नहीं तुम हाँ बोलो, तुम हाँ बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मैं हाथ काट लूंगा, पैर काट लूंगा, काइंड ऑफ दैट। ऐसे सिली सिली चीजें हम लोग देखते हैं, बट है तो सिली, बट मन का बात है सर, क्या किया जाए, ठीक है, ना समझी है। बट इट्स लाइक दैट, जब किसी को फोर्स किया जाता है, मतलब अगर बॉय के मन में हाँ है, बॉयज को लगता है यस आई लव हिम और आई लव हर, ठीक है, या आई लाइक हर, ठीक है, बट गर्ल्स के मन से नहीं नहीं आई डोंट लाइक हिम, ठीक है, आई डोंट, ये बोल रहे आई डोंट, बट ये बोल रहे यस आई, ठीक है, आई एम, ये आई एम की तरफ है और ये आई डोंट की तरफ है, ठीक है। तो बस बात यही है सर कि एक की तरफ से हाँ है, दूसरे की तरफ से ना है। सर अब ये हाँ ना का चक्कर क्या है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बनेगा ही नहीं। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो बोला ना सर, फिर से समझो, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन, एक बोल रहे कि हाँ, वन और मोर पार्टीज, मतलब एक तरफ से, ठीक है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। This in fact means where one of the party to the agreement is in position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, the agreement is stated and becomes voidable. एक पार्टी लीगली ऑथराइज्ड है कि वो परफॉर्म नहीं करना चाहता। Such right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion. इसका मतलब कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। coercion का क्या मतलब, मार पीट दंगा कुछ भी। कोर्शन मतलब बेसिकली लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, बंदूक दिखाना, ठीक है। जैसे मानो कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। सर कैसा होता है पॉलिटिक्स में, हमें आपको वोट नहीं देना है, मे भी कोई ये ABCD पार्टी है, ठीक है, अब आप लोग अपनी मर्जी से पार्टी का नाम चुन लो, ठीक है, जिसको जो समझ में आता है। अपने अपने स्टेट में, अपने अपने इलाका में पता चलता है कि कहाँ किसका चलता है। अब एक पार्टी, मतलब आपको ए पार्टी को वोट नहीं देना है, बट फिर भी जब आप वोट देने जाते हो तो वहां पर पार्टी का दादा लोग होता है और वो आपको जबरदस्ती वोट दिलाने के लिए पहुंचाता है। इसको बोलते हैं रिगिंग करना, ठीक है, या फिर छप्पा वोट देना। चलता है सर, वेस्ट बंगाल में चलता है, बिहार में भी है, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली लोगों को दादागिरी करके, डरा के, धमका के लोगों से वोट लेना, ठीक है। मैं तो कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि वोट को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, लोग अपने मर्जी से वोट देगा। लेकिन सर ये पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आए, ट्रांसपेरेंसी आ सकता है, फिर कोई बोलेगा नहीं और ऑनलाइन में मैनिपुलेशन हो जाएगा। सर इतना बड़ा बड़ा बैंक चल रहा है, हाँ,
वहां पर इतना अच्छे से टेक्नोलॉजी मेंटेन हो रहा है, लोगों का करोड़ों का फंड मेंटेन हो रहा है, तो वोट भी मेंटेन हो सकता है। बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर, मेरे प्रपोजल से थोड़ी ना देश चलेगा। पॉइंट इज दैट आपको ए पार्टी को वोट नहीं देना है, बट वहां पर बूथ में बैठ के कोई आपको बोल रहे नहीं इसी पे वोट डालो, तो ये क्या हो रहा है सर? जो वोट देने आपको बोल रहे हैं उसके तरफ से तो हाँ है, बट आपके तरफ से तो ना है। आप समझ रहे हो? मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले लो, एक लड़का बोल रहे लड़की को हाँ, बट लड़की बोल रहे ना। सिमिलरली आपके तरफ से वोट में ना है, बट पार्टी के जो दादा लोग हैं वो लोग बोल रहे नहीं वोट देना है। इट्स लाइक दैट, दादागिरी। सो क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, लोगों को डराना धमकाना, ठीक है? या फिर जैसे बिजनेसमैन और गुंडागिरी में चलता है, मानो कि ये भी चलता है हमारे देश में किसी किसी स्टेट में, ठीक है, आज भी है। मानो कि आप कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री लगा रहे हो, ऐसे आज भी है सर, फैक्ट्री या शॉप लगाते हो कहीं पर भी, लेकिन जैसे ही आप फैक्ट्री लगा दिए ना सर, संगे संग आपके सामने कुछ लोकल गुंडा लोग आ जाएगा, ठीक है, जो किसी मतलब बेसिकली वो पार्टी का तो है नहीं, बट पार्टी का हाथ है उनपे ठीक है, वो आके बोलेगा भाई यहाँ पर तो मेरा ही लड़का लोगों को काम देना पड़ेगा। मतलब देखो सर, हर हर जगह में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना सर? स्किल्ड लेबर चाहिए। अब जो गुंडागर्दी करते हैं उनको क्या काम आता होगा सर, आप बताओ? लेकिन वहां पर लोग आगे बोलेगा नहीं, ये फैक्ट्री पे जब तक हमारा आदमी काम नहीं कर पाएगा तब तक ये फैक्ट्री यहाँ पर बन ही नहीं सकता। ये कल्चर बन गया है बहुत जगह में। ये भारत का दुख है कि हम लोग इतना ज्यादा इलिटरेटेड और इतना ज्यादा भड़काऊ मतलब हालत में आजकल सोसाइटी में है। मतलब जहां पर ये ठीक हो गया है वहां पर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जहां पर ये सब प्रॉब्लम आज भी है मतलब समझो कि वहां पर डेवलपमेंट अभी भी बहुत ही मुश्किल में, दादागिरी से नहीं चलता है। लेकिन दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। मतलब लोगों को डरा के धमका के आप लोगों से काम करवाना चाहते, ये वर्डेबल है सर। अंडर इन्फ्लुएंस क्या है सर? ये नॉर्मली ना क्लोज रिलेशंस में होता है। जैसे क्वेश्चन का एक और एक एग्जांपल हो सकता है, क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं ठीक है, क्वेश्चन में डराना धमकाना ही ठीक है सर। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब जो रिलेशंस में करते हैं, मतलब जो बहुत क्लोजली आपके साथ कनेक्टेड है ना, जो बेसिकली जिनका आपके ऊपर किसी ना किसी से अधिकार है, राइट है। चाहे वो आपका पेरेंट्स हो सकता है, चाहे वो आपका टीचर्स हो सकता है। ये सर, टीचर्स का बात लोग सुनते हैं, लेकिन अगर टीचर्स ही स्टूडेंट्स को मिसगाइड करे तो फिर क्या हालत हो सकता है? आजकल करते हैं सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ टीचर्स कैसे आजकल मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक नमूना देता हूँ, मे बी आप लोग भी इस तरह का सुने होंगे या देखे होंगे। आजकल सर बहुत सारे ना प्राइवेट कॉलेज बन रहे हैं सर। प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, बट हाँ कुछ इट्स लाइक पैसा बहुत देना पड़ता है। एजुकेशन शायद है बट इट्स वेरी कॉस्टली। मतलब कॉस्टली होने का मतलब नहीं है, बट फिर भी एक पढ़ाई करने का 10 लाख 15 लाख का खर्चा है, 10-15 लाख के आसपास का एक्सपेंसेस है। अब कोई आपको बोलेगा कि एक काम करना तुम यहाँ पर एडमिशन करो, ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। कौन बोल रहे? टीचर्स बोल रहे हो। बेसिकली टीचर्स क्या कर रहे हैं, आप 10 लाख में एडमिशन करोगे, टीचर्स वहां से कमीशन खाएगा। टीचर्स ने ना तो ये जानने का कोशिश किया कि वहां पर स्टूडेंट जाके कुछ सीख पाएगा, कुछ जिंदगी में कर पाएगा कि नहीं पाएगा, डजेंट मैटर सर। टीचर्स यहाँ पर बेसिकली कमीशन एजेंट बन गया, ब्रोकर का तरह काम कर लिया। टीचर कम ब्रोकर ज्यादा हो गया। 10 लाख अगर आप टोटल इंस्टीट्यूट को दोगे ना, आप इतना समझ लो कि आपका टीचर्स को 3 लाख मिला होगा। 30%, 20%, 30% शेयरिंग है। मेरे को ऐसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट फोन करता रहता है सर, कि ताकि मैं स्टूडेंट्स भेजूं उन लोगों को और बदले में मेरे को ऐसा इनकम होता रहे। मतलब अब क्या बोलूं, मतलब आप समझ रहे हो, अंडर इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल के लिए बोला आपको, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ सर कि मेरा जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं, जैसे उस दिन मेरे को एक जन फोन करके बोल रहे हैं कि कहाँ पर, ये सॉल्ट लेक में कोई कॉलेज है, ठीक है, वहां पर स्टूडेंट को भेजना है। कोर्स फीस है 7 लाख 8 लाख। मेरे को डायरेक्टली ऑफर कर रहा है कि आप अगर 8 लाख का कोर्स फीस है, 2 साल 3 साल का, ठीक है, आप अगर भेजोगे तो आपको 30% शेयरिंग मिलेगा। मतलब देखो, मतलब पढ़ाई कम चल रहा है और यही सब ज्यादा चल रहा है। कोई फोन करके बोल रहा है यूएस सीएमए के लिए स्टूडेंट्स भेज, ठीक है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि यूएस सीएमए एक इंडियन स्टूडेंट्स क्यों करेगा?
और यूएससीए में 6 मंथ्स का होता है। एक इंडियन स्टूडेंट जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक्स नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन भी प्रॉपरली ठीक ठाक से नहीं हुआ है, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, वो 6 मंथ्स का सीएमए करके क्या करेगा, क्या सीख पाएगा? एग्जाम का फीस भरेगा 40-50,000 का। अगर किसी को कोई इंडियन सीए बन गया, कोई इंडियन सीएमए बन गया, इंडियन सीएस बन गया, फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे इंटरनेशनल जाना है, यूएस में जाके काम करना है, फिर वो यूएस सीएमए करे, इट्स ओके, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और जो इंडियन सीए सीएमए कर लिया ना, उसके लिए 2 मिनट का खेल है, आराम से कर लेगा। सो बेमतलब का चल रहा है। फिर मेरे को बोलते हैं नहीं नहीं सुनिए ना, यूएस सीएमए करने का हम लोगों का कोचिंग में खर्चा है कुछ मेरे को पैकेज सुनाया वही 6-7 लाख के आसपास, कुछ 1 ईयर्स का कोचिंग का फीस, 1 या 2 ईयर्स का, ठीक है। तो इस तरह का कोचिंग करेगा और फिर आपको भी कमीशन मिलेगा। बोले वाह, अच्छा ये कारण है कि इसलिए आप लोग इतना हमें फोर्स कर रहे हैं। तो फिर अब क्या बोलूं? लेकिन मैं बोला उन लोगों को, देखो मेरा जो स्टूडेंट्स लोग हैं नॉर्मली, जो चार्टर्ड करता है, सीएमए करता है, सीएस करता है, एनआईएसएम या स्टॉक मार्केट करता है, ठीक है, ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एग्जाम है। मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है, स्टूडेंट पढ़ेगा तो खुद ही अपना जिंदगी बना लेगा। सीरियस राइट, मेरे को कुछ नहीं करना, ये पास कर लो सर, आप ऐसे ही बन जाओगे। लेकिन ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगता सर, ठीक है। तो बेसिकली अंडू इन्फ्लुएंस कैसे होता है आप समझो, ठीक है। इस तरह से अंडू इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब आपके करीबी कोई है जो आपको बेसिकली, आपका दोस्त फ्रेंड लोग क्या करते हैं जानते हो? कॉलेज के अंदर, कॉलेज अपने ही स्टूडेंट्स को बोलेगा कि स्टूडेंट्स भेजो, मतलब स्टूडेंट्स लाओ, तुमको कमीशन दिया जाएगा। ऐसा चलता है सर, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ आपसे। कॉलेज स्टूडेंट को बोलेगा एक स्टूडेंट एडमिशन करो, तुम्हारा एक सेमिस्टर का फीस हम लोग डिस्काउंट कर देंगे, या फिर ऐसा बोलेगा कि आपको कैश मिलेगा 10,000 का। स्टूडेंट को थोड़ा सा कम है, विवेक स्टूडेंट 10,000 का पॉकेट मनी के लिए अपने ही दोस्तों को बोलेगा भाई मेरे कॉलेज में एडमिशन ले, अच्छा है, ये है वो है, समथिंग लाइक दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बात कॉलेज अच्छा है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अंडर इन्फ्लुएंस में इस तरह से लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, मतलब वो हाँ है या ना है उसके पीछे पागल हो रहा है, मतलब उसको खुद भी नहीं पता, बेसिकली वो कंफ्यूज है, या तो उसको डरा के या तो उसको इन्फ्लुएंस करके अनड्यूली। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बोल दिया क्या? हेलो, हाँ सर, क्या आप लोगों को कनेक्टेड हुआ सर? বুঝতে পারছি। ठीक है, तो Yes, হ্যাঁ sir. স্যার বুঝতে পারছি। मेरा बस और कुछ इरादा नहीं है, पढ़ते पढ़ते जिंदगी देख लो मेरा बस एक ही यही इरादा है सर। आपके स्टडी के अंदर ही आप अपना लाइफ को समझ सकते हो, अलग से लाइफ में कुछ अलग नहीं है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट योर लाइफ, जो भी यहाँ पर पढ़ोगे सब कुछ लाइफ में होता है, ठीक है, वेदर दिस इज अ पर्सनल लाइफ और इट्स अ बिजनेस लाइफ, इट्स ऑल अराउंड। बस आपको कनेक्ट करना है। फ्रॉड, अब फ्रॉड के बारे में मैं क्या बताऊं आपको? दुकानदार बेचना चाहता है पर कस्टमर फ्रॉड हो रहा है, कस्टमर जानबूझ के नहीं ले रहा है, बट वो दुकानदार के फ्रॉड में आके हाँ बोल रहा है। इट्स लाइक ऐसे मानो कि दुकानदार ने बोला गोल्ड प्लेटेड को गोल्ड बोल के बेच रहा है, ठीक है, नहीं वो फ्रॉड भी है और साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, एक साथ ही समझ लो। किसी को धोखा देना और साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गोल्ड प्लेटेड को गोल्ड बोल देना, और कस्टमर भी बिना समझे हाँ करके लेके आ रहा है। सर इसमें कोई बोलेगा नहीं कस्टमर का गलती है, उसको समझना चाहिए था। नहीं सर, दैट्स बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशंस। दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता, कस्टमर कितना भी बोका क्यों ना है, कस्टमर कितना भी इडियट क्यों ना हो, पर दुकानदार लोगों को नहीं लूट सकता, ठीक है। लॉ में प्रोविजंस है, अगर प्रूव मतलब कर दिया जाए तो आप आराम से अपने आप को कर सकते हैं। जैसे उस दिन मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो रहा था सर, लेकिन मैं सर बहुत ही सावधानी से साइबर फ्रॉड से बच के निकला सर। मैं किसी क्लास में डिस्कस कर रहा था, एग्जीक्यूटिव इंटर के क्लास में, कि एक ऑनलाइन में मतलब बेसिकली एडमिशन के लिए बोला मेरे को, मतलब मैं बोला कि कुछ पढ़ेगा, स्टॉक मार्केट का कोर्सेज था, तो बोला कि हाँ पढ़ेगा, फिर उसके बाद फीस देने के टाइम पे मेरे को एक लिंक भेजा,
लिंक भेज के मेरे को बोल रहे हैं कि सर ये एक वेरीफाइड लिंक है, आप इसमें ना पहले 1 रुपी पे करो, 1 रुपी पे करने से आपके साथ मेरा लिंक अप हो जाएगा। और एक्चुअली हम लोग वो बेसिकली स्टूडेंट जो है वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर मेरा कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मैटर है, तो वो लोग एक इजी कनेक्टिविटी के लिए कुछ सिक्योरिटी के कारण इस तरह से पेमेंट करता है। फिर मेरे को बोल रहे हैं कि पहले 1 टका पेमेंट कीजिए तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। फिर जैसे 1 टका पेमेंट हुआ, मेरे अकाउंट से 1 टका चला गया, मैं ठीक है 1 टका का मैटर था मैंने कर दिया। फिर मेरे को बोल रहा है कि जो फीस का अमाउंट है वो मेरे को बोल रहा है कि अभी आप इसमें पे कीजिए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हमने वाह अच्छा बेटा, ठीक है। तो पहले मैं उसको सही समझ रहा था, फिर धीरे धीरे जब मैं बोला कि जब बड़ा अमाउंट जो आता था सर 10 या 15,000 समथिंग कुछ पेमेंट का मैटर था इंस्टॉलमेंट में 6 मंथ्स कोर्स में, तो जैसे ही मैं उसको बोला कि नहीं नहीं ये तो डेबिट हो जाएगा मेरे अकाउंट से, तब मेरे को ना फोर्स कर रहा है कि क्या आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप एक टीचर हो ये हो। हाँ हमने क्या बात करते हो आप, ये तो आप बेसिकली मेरे साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर मेरे को डरा रहा है सर फोन के अंदर। आजकल लोगों को ऐसा किया जा रहा है, जियो कंपनी से फोन करके बोल रहा है, ऐसा बोल रहे कि आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आपसे मांगता है, फिर आपको कुछ बोलता है कि इसमें कुछ पेमेंट करना है, ठीक है। फिर जैसे ही अगर आप पेमेंट करने के लिए जाते हो ना, तो उसमें आपको कुछ लिंक भेजता है, इस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहा है सर। तो बी वेयर ये सब चीजों के साथ, ठीक है। मेरे साथ 3 दिन 4 दिन पहले ही हो रहा था, मैं बहुत ही मतलब सोच समझ के बाहर निकला। हम बोले नहीं ये तो गलत हो रहा है, पढ़ पढ़ के कर रहा था। हम बोले क्या बोल रहे ये लोग, पागल तो नहीं हो गए, इतना अच्छे से बात कर रहे जैसे कितना जेंटल इंसान है। फिर बाद में पता चला कि जेंटलनेस के अंदर धोखाधड़ी चल रहा है सब, ठीक है। तो संभाल के सर, हाँ फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन भी आप समझ गए। हेंस मतलब बेसिकली क्या है कि वो हाँ बोल रहा था, मैं ना बोल रहा था, ठीक है। हेंस द अदर पार्टी हैज अ राइट टू ट्रीट इट एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो मैं आपको ऐसे रियल लाइफ बहुत सारा सिनेरियो बता दिए, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल अभी देखते हैं। एक्स प्रॉमिस टू सेल स्कूटर टू वाई। एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपना स्कूटर तुम्हें बेचूंगा फॉर ₹1,00,000। However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. देखा सर, X promised to sell his scooter to Y, मतलब X Y को बोल रहे कि मेरा स्कूटर ले और बदले में 1,00,000 दे। यू अंडरस्टैंड? एक जमाना था सर बॉलीवुड में, गन पॉइंट में काम होता था, जानते हो सर? अंडरवर्ल्ड डॉन एंड बॉलीवुड कनेक्शन, कभी सुना आप लोगों ने? दाऊद इब्राहिम एंड ये देखो सर, इमेज में ही आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एक जमाना था 90s के जमाने में, ठीक है। ये देखो सर, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार किसके साथ? दाऊद के लोगों के साथ, आप देख सकते हो। बेसिकली ये लोग जानबूझ के नहीं करता था, ठीक है, इनके ऊपर जान का धमकी होता था। देख रहे सर, सलमान खान, मोनिका बेदी, ठीक है, गैंगस्टर अबू सालेम के साथ, ठीक है, सलमान खान के साथ, हैं ऐसे आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, अर्जुन रामपाल के साथ, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ, ये देखो दाऊद इब्राहिम, ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम है सब, ठीक है। तो ये बॉलीवुड जो है ना, ऐसे गन पॉइंट में बॉलीवुड को चलाया बहुत लोगों ने, बहुत दिनों तक गवर्नमेंट को सब पता था, बट फिर भी इसी तरह से चलता था, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहा था। मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा था आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि किसी को भी डरा के धमका के, हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना सर, ये गलत है। तो ये सलमान खान हाँ तो बोल रहा है, आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या था? सलमान खान हाँ तो बोल रहे हैं मूवी के लिए, बट एक्चुअली उसका जान पे बेसिकली बोली लगाया गया है कि भाई नहीं करेगा तो तेरे पापा को उड़ा देंगे, नहीं करेगा तो तुझे उड़ा दूंगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन को भी बहुत ऐसे मिलता था, बहुत सारा, ये लोग किया भी है, क्या करेगा। X promises to sell his scooter to Y for ₹1,00,000. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. X is an aggrieved party and the contract is voidable at his options. मतलब एक्चुअली समझ रहे सर,
मतलब ये जो भी हो रहा है ना, एक्स जो है जिसको बेसिकली धोखाधड़ी से उसका 1 लाख लिया जा रहा है, ठीक है, ये एक्स यहाँ पर कौन हो गया सर? एग्रीव्ड हो गया। एग्रीव्ड का मतलब जिसके ऊपर कोर्शन हो रहा है। तब एक्स को अपना स्कूटर बेचना पड़ेगा ना वाई को 1 लाख के बदले, लाइक दैट। तो जिसके साथ धोखा हो रहा है, जैसे दाऊद इब्राहिम सलमान खान को बोल रहे कि मूवी कर, बदले में इतना पैसा ले, या फिर मूवी में मेरा पैसा लगा, ठीक है, मेरा पैसे बिना बॉलीवुड का मूवी नहीं चलेगा, दाऊद का पैसे से ही मूवी करना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था सर। अगर दाऊद का पैसा नहीं लोगे तो बॉलीवुड का मूवी नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बैठ के भारत को चलाता था। हे भगवान, मतलब ये भी देख दिन भारत मतलब क्या कर रहा है पॉलिटिशियन तो, आई डोंट नो, ठीक है, उड़ा दो सर, और क्या करना है, उड़ा देना चाहिए। तो X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint, and X is an aggrieved party, and the contract is voidable at his option. तो जिसके साथ धोखा हो रहा है, चाहे वो coercion हो, चाहे वो undue influence हो, चाहे वो fraud हो, चाहे वो misrepresentation हो, अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो आप aggrieved party हो, और आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक voidable ऑप्शन रहेगा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। वाई के लिए ठीक है, वाई तो हाँ ही बोल रहा है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई, वाई तो चाहते ही कि वो स्कूटर बेचे, लेकिन एक्स नहीं चाहता। सो इट मींस if x accept the contract, the contract becomes valid। अब मानो कि ऐसा केस कोर्ट में जाता है, ठीक है, बात को समझे सर। कोर्ट देखा आप लोगों ने? हाँ सर, टीवी में तो देखे होंगे, वास्तव में अगर कोई कोर्ट नहीं देखा, ठीक है, कोर्ट में जब कोई केस चलता है ना सर, ठीक है, तो यहाँ पर जज साहब बैठे रहते हैं, पूछते हैं कोर्ट में, पूछते रहते हैं, तो फिर अब यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ सकता है कि भाई ठीक है कोर्ट में तो आ गए, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ धोखा हो रहा है, आपको जज पूछेगा कि क्या आपके साथ जबरदस्ती किया गया, क्या आपको मारने का हुमकी दिया गया, क्या आपको फ्रॉड किया गया। अगर आप हाँ बोलते हो, प्रूफ दिखाओ, अगर आप प्रूफ भी दे देते हो तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ना बोल देते हो कि नहीं मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है, मैं अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब एक्चुअली क्या है ना, पहले आपके जान के पे हुमकी था, फिर आपके मिसेस की जान पे हुमकी आ गया, फिर आपके बच्चों को भी सामने ला दिया गुंडागर्दी करके, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे? हाँ बोल दोगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है इफ इट मींस इफ एक एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट को करना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बाद में अगर हाँ बोल देता है कोर्ट में जाके या कहीं पर भी, ठीक है, पहले ना ही है उसके तरफ से, बट क्योंकि उसको हाँ बोलना पड़ रहा, बाद में अगर वो हाँ बोल देता है तो वैलिड है, लेकिन क्योंकि वो पहले से ना ही था, अब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जब वो बात कर रहा है इसका मतलब ये वॉइडेबल कॉन्सेप्ट में है, किसके तरफ से? एक्स के तरफ से, कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है, ये वॉइडेबल कंडीशंस में। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंडीशंस में होता है वो फर्दर मैटर पे डिपेंड करता है। अगर फिर भी फर्दर कोर्ट में भी जाके एक्स हाँ बोल देता है, यस, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वैलिड बन जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट में ये यस की जगह नो बोल देता है तब ये वॉइड बन जाएगा। तो क्या समझे सर? वॉइडेबल का मतलब समझ में आया? वॉइडेबल एक ऐसे कंडीशंस को बताते हैं जो वैलिड भी हो सकता है और जो वॉइड भी हो सकता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आया? और एक बात याद रखिएगा, वॉइडेबल क्यों आता है? कोर्शन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, फ्रॉड के कारण, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण, ये सब रीजन के कारण एक पार्टी के साथ धोखा होता है। जैसे कि इस केस में एक्स के साथ, या तो एक्स के साथ कोर्शन हुआ, या तो एक्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, या तो एक्स के साथ फ्रॉड किया गया, या तो एक्स के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यू आर एग्रीड एंड आपके ऑप्शंस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। एंड फर्दर अगर आप इसको एक्सेप्ट फिर भी कर लेते हो तो ये वैलिड बन जाएगा, लेकिन अगर बिना डरे आप आवाज उठाते हो तो आपका ऑप्शन है, आप वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ डिसाइडिंग, वाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करने का ऑप्शन नहीं है, बट एक्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाने का ऑप्शन है, एंड इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं।
बोलो सर, हेलो, समझ में आया सर वॉइडेबल? प्लीज टेल मी। सनोन, राजोन्ना, Sir. बोलो सर। राज, हाँ सर। Yes, sir. ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस दिया है, हो जाएगा सर? हाँ देखो, इतना देर से जो भी पढ़े समरी कर लो। Void contract, a contract ceases to be enforceable by law becomes void. When it ceases to be enforceable, मतलब जिसको enforce किया ही नहीं जा सकता, that is void contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties there too, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. मतलब एक के लिए enforceable है but दूसरे के लिए enforceable नहीं है, so this is a voidable contract. जैसे कि अभी पढ़ा हम लोग। Enforceability, a void contract cannot be enforceable at all. Void contract enforce हो ही नहीं सकता. It is enforceable only at the option of aggrieved party and not at the option of other party. And a contract becomes void due to change in law. एक contract कब void बन सकता है? Point to be noted. श्रद्धा को समझ में आ रहा है? और पिता, बोलो सर। नंदिनी, Yes sir. Yes sir. ओके सर। A contract becomes void due to change in law. Law में बदलाव void हो सकता है, change in circumstances हो सकता है, beyond the contemplation of parties, ठीक है, जो पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है, पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा। A contract becomes a voidable contract if the consent of a party was not free. सिंपल बात है, किसी भी पार्टी का consent अगर टू पार्टीज ऑलवेज देयर, अब टू पार्टी भी हो सकता है और पार्टीज भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं दोनों साइड में। ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इतना लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, दूसरे तरफ 1 लोग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो पार्टीज भी हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट a contract becomes voidable contract if the consent of the parties was not free. अगर किसी का ओपिनियन फ्रीली नहीं लिया गया, अगर किसी का कंसेंट जबरदस्ती लिया गया, और जबरदस्ती कितना हो सकता है आपको मैंने बताया, कोर्शन हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, जो हमारे साथ होता है सर। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है सर, मैं तो फंस जाता हूँ ज्यादातर केस में। एक बार एक इंस्टीट्यूट में कुछ कंप्यूटर कोर्स के लिए कॉलेज लाइफ में एडमिशन लिया था, ठीक है सर, यही उल्टा डांगा में ही है, तो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स था एसएपी के ऊपर, ठीक, एडमिशन लिया, फीस भी भर दिए, कुछ दिन बाद बोल रहा है कि टीचर चेंज हो जाएगा, तो कुछ परसेंटेज पहले लिया था, कुछ 40 या 50,000 का कोर्स था, तो जस्ट 5,000 कुछ एक टोकन मनी जमा हुआ था, फिर 15 डेज के अंदर बाकी पूरा पेमेंट करना है, फिर जाके क्लास स्टार्ट होगा, मतलब पहले सीट बुकिंग किया था। फिर क्या धोखा किया देखो, कुछ दिन बाद बोल रहे टीचर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब लोग सुनोगे ना फ्रॉड, समझ जाओगे क्या होता है। अब वहां पर एक टीचर चेंज हो जाएगा, तो फिर पहले हम लोगों को बोला, फिर बोले 2 दिन बाद बोले टीचर चेंज हो जाएगा। फिर वहां पर एक स्टूडेंट था, अब वो हम लोगों के लिए स्टूडेंट था, फिर वो आके क्या बोलता है कि भाई सुन, यहाँ पर ये जो टीचर चेंज हो रहे हैं ना, ये टीचर बेकार टीचर है, मेरे को पता है यहाँ पर क्या चलता है, जो टीचर पहले था उसके साथ इंस्टीट्यूट ने धोखा किया है, उसी के पास पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके साथ ये इंस्टीट्यूट धोखा किया है। तो फिर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जो लोग हम लोग फ्रेंड्स लोग थे, फिर हम लोग बोले तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर वो स्टूडेंट बोल रहा है कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये फ्रॉड है, तुमको सीखना है ना, तो तुमको अगर सीखना है तो तुम टीचर से सीखो। तो फिर हम लोग बोले हाँ सही है, तो फिर जो फीस था टीचर बोला कि हम 50% कम लेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट का चार्ज मैं नहीं लूंगा। ठीक है, फिर टीचर के पास गए, हम लोग भी सोचे ठीक है, बात तो सही है कि सीखने से मतलब है, तो 50,000 का जो फीस था वो कम होके 25 तो हो गया, और जो इंस्टीट्यूट है वो भी क्या कर रहा था, वो बोल रहा था टीचर अभी रिक्रूट करेंगे, अभी रिक्रूट करेंगे, ठीक है, तो अभी बात बन नहीं रहा था, तो हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे।
फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, कॉलेज डेज था सर, अब समझ रहे ना सर, दिमाग इतना मैच्योर दिमाग नहीं था कि क्या चल रहा है हमारे साथ। तो 50 से 25,000 सुन के हम लोग भी सोचे कि नहीं ठीक है, तो फिर टीचर से ही पढ़ते हैं, जो टीचर था पहले, अब न्यू टीचर नहीं आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो हम लोग भी वो वाला जो स्टूडेंट था उनके बात में आके, जो टीचर पहले छोड़ दिया उनके पास चले गए डायरेक्टली। बताया कि वो टीचर जो है वो आईबीएम में काम करता है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर एक दिन बोला कि ठीक है आईबीएम में आके ही मिलो, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वो आईबीएम में काम करता है, भले वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करे या सॉफ्टवेयर डेवलपर का, आई डोंट नो सर, बट आईबीएम में ही वो स्टूडेंट जो था वो हम लोग को लेके गया आईबीएम में मिलाने के लिए, न्यूटन आईबीएम में। आईबीएम इज अ वेरी बिग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईबीएम से ही वो टीचर निकल के आया, हम बोले वाह, हाँ बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया सर। फिर इनके घर पे गए, तो 2 दिन कंप्यूटर लेके गया, सॉफ्टवेयर में कुछ बोला, 2 दिन पढ़ाया, तीसरे दिन से जो भी पूछते हैं जवाब नहीं देता। एंट्री अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो बोलते हैं कि तुमको कुछ आता ही नहीं है, क्या सिखाओ तुमको। बोले ऐसा क्या बात है कि इतना भी दिमाग में कुछ है नहीं कि इतना समझ में नहीं आता, इतना सारा पढ़ाई कर लिए। हाँ, फिर बेसिकली कुछ दिन बाद वो जो स्टूडेंट था इसका आना बंद हो गया, और वो जो टीचर था हम लोगों से पूरा फीस ले लिया 2-3 दिन में। अब ये स्टूडेंट का आना बंद हो गया जो हम लोग को लेके गया था। फिर उसको फोन कर रहे, कोई आवाज नहीं है, और ये टीचर भी कुछ दिन बाद गायब। मतलब टीचर को ढूंढ रहे बट टीचर है नहीं, मतलब उसके घर जाते तो बोलते कि नहीं अभी टीचर थोड़ा सा बाहर है, ये है वो है। हम लोग का पैसा भी गया, सीखना भी गया, और पैसा भी खत्म। समझ में नहीं आया ना, तो ये जो स्टूडेंट हम लोग को मैनिपुलेट किया था, जिसके बाद में हम लोग आ गए थे, अंडू इन्फ्लुएंस कर दिया था, ठीक है। और ये जो टीचर था जो कुछ दिन हम लोगों को पढ़ाया, ठीक है, फीस लिया और फिर गायब हो गया। लोग सोचे पैसा तो गया, अब घर में जवाब क्या दे। दूसरा बात यह कि जो सीखने के लिए पागल हो रहे थे वो भी नहीं सीख पाए। सो पॉइंट इज दैट कि ऐसा होता है सर, मतलब ये मेरे साथ ऐसा कॉलेज डेज में बहुत धोखा हुआ है सर। मे भी आप लोगों के साथ भी कम ज्यादा होता है, बट बी केयरफुल सर। तो बेसिकली वाइडेबल हो जाता है ऐसे केस में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, void contract cannot be performed, जो कॉन्ट्रैक्ट void है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, अगर ठीक ठीक टाइम के अंदर जो एग्रीव्ड है, मतलब जिसके साथ धोखा हो रहा है, वो अगर राइट टाइम के अंदर अपना जो भी राइट है वो अगर एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, अवॉइड करने का एक टाइम पीरियड होता है, अगर आप उसके अंदर भी अवॉइड नहीं किए तब इसका मतलब यही मान लिया जाएगा कि आप राजी हो, ठीक है, तो तब ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम के अंदर अगर आप केस कर देते हो, यू कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप केस सू कर देते हो रीजनेबल टाइम के अंदर, ऐसा नहीं कि आपके साथ फ्रॉड आज हुआ है और आप 1 साल बाद जाके कोर्ट में केस कर रहे हो कि मेरे साथ 1 साल पहले धोखा हुआ था, तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वो एक अलग लॉ है सर, टाइम बार्ड, ठीक है। टाइम बार्ड मतलब समय चला गया, केस टू केस मैटर करता है, डिपेंड करता है, लेकिन जो टाइम बर्ड हो जाता है उसके बाद आप मैटर को किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर केस का एक रीजनेबल पैटर्न होता है, एक रीजनेबल टाइम होता है। अब कोई बोलेगा सर रीजनेबल क्या होता है, सर रीजनेबल कॉमन सेंस में होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सर राइट वाइज दोनों में क्या फर्क है। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना, अगर फिर भी कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉइड तो बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वास्तव में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बट सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया गया है वॉइड। सो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कैंसिल है, अब कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट लॉ बता के रखा है, फिर भी आप करते हो, मतलब लॉ में कुछ रेमेडी नहीं मिलेगा सर, लीगल रेमेडी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, फॉर एनी पार्टी। किसी भी पार्टी को रेमेडी नहीं मिलेगा अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करके फंसता है। सो बी केयरफुल। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तरफ से मना है पहले से,
वो कॉन्ट्रैक्ट कभी करना ना करे। अगर कर लेते हो तो फिर बाद में रेमेडी नहीं मिलेगा आपके लिए। कोई भी कोर्ट, कोई भी केस लॉज, कोई भी जगह आपके बिहाफ आपका बात ही नहीं सुनेगा। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज वॉइडेबल। अब वॉइडेबल का राइट्स क्या है? यस सर, देयर इज अ राइट द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, जिसके साथ धोखा हो रहा है, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिसके साथ कोर्शन हुआ है, जिसके साथ अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है, हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद रीजनेबल टाइम। वो छोड़ के जा सकता है। इफ सो रिसाइंड इट बिकम्स अ वॉइड। अगर वो रिसाइंड करते हैं तो वॉइड हो जाएगा। इफ इट इज नॉट रिसाइंड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो अपना राइट नहीं दिखाता है, रिसाइन नहीं करता है, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो डर के आगे झुक गया, ठीक है, या फिर वो कुछ कर नहीं पाया या झमेला नहीं लिया, तो वो वैलिड हो जाएगा। जैसे मेरे साथ जो धोखा हुआ था, मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो वो वैलिड हो गया सर। लेकिन अगर मैं कोर्ट में केस करता, प्रूव कर पाता, तो बात बन जाता। अब ये देखो सर, मैटर टू मैटर डिपेंड करता है, सिचुएशन सिचुएशन डिपेंड करता है। ऐसा हम लोगों के साथ होता है सर। बोलो सर, वॉइड वॉइडेबल क्लियर है कि नहीं? है बोलो दादा। सर। सर नाउ बात करते हैं इलीगल के बारे में। सर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कब हो जाता है? कैसे समझेंगे इलीगल क्या होता है? हमारे सामने डेली लाइफ में इलीगल चीजें बहुत सारा आता है ना। क्वेश्चन ये आता है सर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे कैसे? विच इज लीगल एंड विच इज इलीगल, लिखा हुआ है सर लॉ में। जानना चाहो, समझना चाहो तो समझ सकते हो। इलीगल काम से बच के रहियो, ठीक है। जैसे गाना है ना सर, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। एग्जैक्टली, इलीगल चीजों से बच के रहना। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। मना करता है, फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल के साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज इलीगल माना जाएगा। भले ही इलीगल के साथ जुड़ा हुआ कोई चीज जो वैलिड है, लेकिन अगर वो इलीगल के साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी लॉ इलीगल कर देगा। मतलब वो है इलीगल नहीं, बट फिर भी हो जाएगा। आगे बताते हैं। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Point to be noted. अगर कोई चीज इलीगल है वो पहले से ही void है, बट जरूरी नहीं कि हर void चीज इलीगल है। ये बात का याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. इलीगल होने से void हो जाएगा, बट void होने से ही इलीगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। जैसे फादर जो थे, ऑथर थे, फादर का डेथ हो गया, पब्लिशर फादर से काम नहीं करा सकता, वॉइड हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था सर? फादर जो ऑथर थे, पब्लिशर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या वो इलीगल था? हेलो। नो सर। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में एक बहुत अच्छा प्रकाशन है, चलो मैं, छाया प्रकाशन। सर ये कौन है? सर ये एक पब्लिशिंग कंपनी। वेस्ट बंगाल में अगर आप टीवी देखोगे तो आपको हर जगह यही नजर आएगा कि छाया प्रकाशन ही पढ़ लो, जिंदगी में और कोई चीज चाहिए ही नहीं। इट्स लाइक दैट, ठीक है, ऐसा इमेज आता है। सो मानो कि छाया प्रकाशनी जो पब्लिशर है, इनके साथ किसी ऑथर का डील हुआ है। अब ऑथर का डेथ हो गया, अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाएगा? और छाया प्रकाशनी में सर एक बहुत ही फेमस नेशनल कंपनी है, एस चांद एंड ग्रुप। सो वेरी बिग पब्लिशिंग कंपनी, एस चांद ग्रुप, दिल्ली बेस्ड है। ये रिसेंटली छाया प्रकाशनी को 2018-19 को एक्वायर किया है। मतलब एस चांद छाया प्रकाशनी को खरीद लिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बंगाल में पहले से ही छाया प्रकाशनी था, बट एस चांद ग्रुप उसमें पैसा डाल दिया। और एस चांद जो है ये मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। देखोगे एस चांद का शेयर। बिजनेस अभी अच्छा नहीं है,
सर मोटा मोटी 5 years 3-4 साल पहले आया था, 400-500 में आया था, बट बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है सर, इसलिए शेयर का दाम गिर गया। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पब्लिशिंग एंड एजुकेशन सर्विस कंपनी न्यू दिल्ली वेस्ट, जो बाद में छाया प्रकाशनी को खरीदा। अब ये सब कंपनी क्या है ना, ऑथर के साथ डील करता है, किताब लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली डिजिटल हो जाने के बाद ना किताब का थोड़ा सा मार्केट डाउन है, ठीक है, और मार्केट में और भी कंपनीज आ गया है, बट डिजिटलाइज्ड होने के बाद से बुक्स का थोड़ा डिमांड पहले से कम है, पहले से थोड़ा सा। स्कूल का किताब अभी भी है डिमांडिंग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट देर आर और भी थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो गया। ओके, अच्छा। So all illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Despite this, there is a similarity between them. Is that in both cases they are void ab initio. Sir, what is void ab initio? Void ab initio का क्या मतलब होता है? सर जैसे शुरू से ही जो void है, ab initio. सर ये लैटिन वर्ड है। अब कोई बोलेगा सर ये कौन सा लैंग्वेज है? इट्स अ लैटिन। लैटिन समझते हो सर? रोमन। रोम का लैंग्वेज को लैटिन कहा जाता है। रोम का भाषा, रोम में जो भाषा में बात किया जाता था, दो भाषा था, एक ग्रीक और दूसरा लैटिन। ग्रीस एंड रोम इज अ एरिया, रोमन एम्पायर, उसमें ग्रीस भी एक पार्ट था। कभी ग्रीक एम्पायर भी होता था, कभी रोम एम्पायर भी हो, तो लैटिन, रोमन एम्पायर में लैटिन एंड ग्रीस एम्पायर में ग्रीक, तो दो लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा बात होता है, एक ग्रीक एंड दूसरा लैटिन। अब लैंग्वेज का बात जब भी आता है तब लैटिन आता है। अब अंग्रेज, इंग्लिश जो है सर, इंग्लिश अपना जो लॉ को बनाया, ठीक है, ब्रिटिश ने, नॉट जस्ट ब्रिटेन ने, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ने जो लॉ को बिल्डअप किया। जैसे हमारे देश में इंडिया का जो अगर मैं बात करूं, इंडिया इन द सेंस, इंडिया इन द सेंस सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट इंडिया मतलब भारतवर्ष। भारतवर्ष जब भी मैं बात करूं तो आपको ये वाला एरिया नजर आएगा। दिस इज द ओवरऑल एरिया ऑफ भारतवर्ष, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इंडिया, मतलब इसमें आपको इंडियन कल्चर दिखेगा। सर कैसे? सर इसके लिए आपको म्यांमार जाना पड़ेगा, थाईलैंड जाना पड़ेगा, मलेशिया जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप इंडोनेशिया जाते हो, इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्ब्लेम है सर, वो गरुड़ का है। गरुड़ मतलब जो हमारे रामायण का जो, अगर आप रामायण देखते हो तो उसमें जो गरुड़ जो बर्ड्स हैं, वो जो है सर गरुड़, जो हम लोग भगवान भी मानते हैं गरुड़ जी को, तो इट्स लाइक दैट। तो इंडियन कल्चर अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक मिलेगा आपको। ये इसको बोलते हैं सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऐसा कहा जाता है सर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ऐसे इंडोनेशिया मलेशिया को आजकल उतना नहीं बोला जाता, बट फिर भी अगर आप प्राचीन काल से देखोगे तो भारत का कनेक्शन आपको ये सारे के सारे जगह के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। जो बेसिकली इंडियन कल्चर या फिर इंडियन एजुकेशन के साथ कनेक्टिविटी है। और कहीं ना कहीं, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। आप लोग अंकोर वट जानते हो? एक ग्रेट बेस्ट एग्जांपल है अंकोर वट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंपल सा अंकोर वट। जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं आपको, कंबोडिया में है, ठीक है। ये कंबोडिया में अंकोर वट टेंपल दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है। ये ऐसे एक विष्णु भगवान का टेंपल है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट ये बहुत पुराना है सर, ये 1500 साल पुराना है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये 1500-2000 साल, उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन इसका स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि कल्चर कनेक्टेड है ना, यही मैं कहना चाहता कि कहाँ है कंबोडिया, थाईलैंड के इस पार, यहाँ पर टेंपल क्या कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली दीज आर ऑल कनेक्टेड विद भारत। फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडोनेशिया, दे ऑल आर कनेक्टेड विद भारत। और इसमें आपको संस्कृत कनेक्शन हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, अब क्यों मैं आपको भारत के बारे में बोला, बिकॉज ये संस्कृत कनेक्टेड है। सिमिलरली अब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश तो यूके का है। समझो सर, रूट में जाके समझो कि क्यों लैटिन यूज करते हैं, और क्यों लैटिन यूज याद करना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज हमारा लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है। और यूके ने लॉ बनाया, भारत में यूके का कॉलोनी था, ठीक है।
अब ये तो इंग्लैंड है, लेकिन यूरोप का जो सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, दैट इज ग्रीस, इटली, रोमन एम्पायर जो था, एम्पायर और भी बड़ा है, बट मैं मेन एरिया को बस थोड़ा सा बताया, रोम, ग्रीस, ये यूरोप का सबसे डेवलप था लास्ट 1000 years में। इसी का सिस्टम बाकी यूरोप में भी इफेक्ट है, चाहे वो जर्मन हो, फ्रांस हो, नेदरलैंड हो, जो भी है, या फिर यूके ही हो, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको यूरोपियन सिस्टम में नजर आएगा, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में देख पा रहे हैं। सो रोमन नेम ऑटोमेटिकली कम्स इन द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जैसे संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी ऑटोमेटिक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया आप लोगों को। एग्जाम्पल के साथ बात किया सर, थोड़ा सा गहराई में चला गया था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों लैटिन यूज होता है। अब आगे कभी नहीं बोलूंगा, अब लैटिन का यूज बहुत ज्यादा है आगे आगे। वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब होता है शुरू से ही जो वॉइड है। ठीक है, अब ऐसा और भी ऐसे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग लॉ में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वेरियस लॉ का पेपर्स होता है, स्पेशली इन कंपनी सेक्रेटरी, इवन चार्टर्ड फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल, हर जगह में आपको लैटिन का यूज नजर आएगा। अब लैटिन क्यों यूज होता है इसका मैं मतलब बता दिया, अब आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो भर भर के लैटिन यूज होता है, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा और मतलब भी जानना पड़ेगा। इट्स ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो वाइड एब इनिशियो मतलब जो इलीगल है, अगर वो वाइड है या इलीगल है, वो पहले से ही वाइड है, कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। एग्जाम्पल के लिए चलो बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी के ऑपोजिट में, मतलब पब्लिक पॉलिसी के ऑपोज, मतलब ये पब्लिक के लिए नहीं है, इमोरल है, आर इलीगल इन नेचर। सिमिलरली इफ आर एग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर, अब ब्राउन शुगर क्या होता है, आजकल एक चीनी होता है सर जो घर पे हम लोग डे टू डे कंजम्पशन करते हैं, ब्राउन कलर का ही होता है ना सर, एक चीनी है आजकल हेल्दी, हेल्दी शुगर, वो भी ब्राउन ही दिखता है, वो ब्राउन शुगर है क्या? क्या नाम है, आई डोंट नो, ब्राउन कलर का होता है, आप लोगों को पता है? आई डोंट नो, एक एक होता है सर जो देखने में तो ब्राउन कलर है, कोई कोई बोलते हैं कि ऐसा अच्छा है कि आप चीनी की जगह यूज कर सकते हो, मतलब व्हाइट चीनी की जगह यूज कर सकते हो, थोड़ा दाम ज्यादा है, कोई बोलते हैं ऑर्गेनिक है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट दिखता है सर, दैट इज नॉट ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नॉर्मली सर जो कोकेन, अलग अलग सर ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स है, ठीक है, कोकेन, क्या, ब्राउन शुगर, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो नशा करते हैं। तो अगर ए आर और एस के बीच में ब्राउन शुगर का डील होगा तो ये इलीगल एग्रीमेंट बनेगा, और इलीगल एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? मतलब आप खुलेआम ब्राउन शुगर का बिजनेस नहीं कर सकते, खुलेआम क्यों, आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते। अफीम का बिजनेस नहीं कर सकते, अफीम जानते हैं सर, ओपियम, ओपियम एग्रीकल्चर सर कहाँ होता है, बहुत अच्छा, इंडिया में होता है, बट ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पस, इंडिया में सिर्फ मेडिसिन पर्पस में होता है, ठीक है, लिसिट कल्टीवेशन इंडिया, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा जो लाइसेंस्ड वे में होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है इसका कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड राजस्थान का कुछ एरिया है जहाँ पर ओपियम का खेती होता है। वेस्ट बंगाल में भी आजकल मैं सुन रहा हूँ नदिया साइड में होता है, ठीक है। तो देयर इज अ फॉलोइंग 22 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर ओपियम या पॉपी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इमेज अगर कुछ मुझे मिले तो मैं दिखाता हूँ, ज्यादातर हमारे देश में तो कम ही होता है, बट ज्यादातर ओपियम का जो अफगानिस्तान, तुर्की, ये सब एरिया में ज्यादा होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो सर पॉइंट क्या है, सर पॉइंट है कि ये ओपियम जो है, इससे पॉपी सीड्स बनता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है, ठीक है। ये देखो सर, वेस्ट बंगाल टू बीट फॉर परमिशन टू कल्टिवेटेड पॉपी, वेस्ट बंगाल में खेती करने के लिए रिसेंट कुछ लाइसेंस मिला है सर। सो अफगानिस्तान में अच्छा होता है इसका एग्रीकल्चर, बट इंडिया ये इसी में से एक निकलता है सर ओपियम,
मतलब जिसको आफीम बोलते हैं, तो जिसका नशा होता है, ठीक है। और जो मेडिसिनल्स में होते हैं, मेडिसिन में बेसिकली पेन किलर वगैरह में यूज किया जाता है, तो दैट इज लाइसेंस्ड। अब अगर कोई किसी को खुलेआम ओपियम बेचता है तो इलीगल है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो इलीगल एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड है, आप नहीं कर सकते अगर आप एक्सेप्ट आपके पास लाइसेंस हो तो। So according to section 2 subsection G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness, सबसे बड़ा बात, of object and consideration of the contract, that is illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other. अब आपको एक important चीज जानना चाहिए, सर void और illegal में क्या फर्क है, ठीक है, जान लो सर। जानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लो। सर void agreement is not necessarily illegal, but illegal agreement is always void. तो जो void है वो लॉ मना नहीं किया है, बट वो void हो जाता है। जैसे कि पब्लिशर का केस था, बट इलीगल जो होता है, जैसे कि ओपियम का खेती करना, अगर लाइसेंस नहीं है तो किसी को ओपियम बेचना, ड्रग्स बेचना, ब्राउन शुगर बेचना, या फिर खुलेआम लोगों को बंदूक का बिजनेस करना, जैसे रिवॉल्वर वगैरह। जानते सर आप लोग यूएस में रिवॉल्वर वगैरह सेल होता है? हाँ सर, रिवॉल्वर या पिस्तौल ये यूएस में ओपन मार्केट में सेल होता है। और रिसेंटली इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों को खबर है? ठीक है, ऐसा होता नो है सर। सर। हाँ, यूएस में क्या हुआ है, तो बिग थिंग, वो खुलेआम एक स्कूल में घुस के बहुत सारे बच्चों को मार दिया, 22 मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बच्चा ही मारा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यूएस तो बहुत चिंता में आ गया है ना, यूएस बहुत चिंता में है कि ऐसा ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो बोलता हूँ कि ये यूएस जैसे कंट्री या फिर जो भी सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस, ये जिस तरह से ये सब बंदूक वगैरह का मार्केट बनाया सर, ये सब वो सोचना चाहिए सर। बंदूक का क्या मार्केट बनाना सर? हाँ, दुनिया में सिर्फ मारपीट ही करना है क्या? आप लोगों को पता है हमारे देश में जो राजा लोग होते थे, किंग होते थे, ये कभी भी ना गोला बारूद का मारपीट नहीं करता था, जानते हो सर? हम लोग हमेशा तलवार से मारपीट करते थे। लड़ाई करना है तो तलवारबाजी करो, जिसमें आपको आमने सामने लड़ाई करना है। ये बंदूकें, ये गोला बारूद, जिसमें आज के डेट में सो कॉल्ड एटॉमिक पावर है ना, ये कुछ नहीं है सर, ये दुनिया को खत्म करने का एक नशा है, ठीक है। जैसे यूएस वगैरह क्या किया, इन लोगों का केस क्या है कि भाई तुम लड़ो, पाकिस्तान इंडिया लड़ेगा, इनका डिफेंस का जो भी चीजें हैं ये मार्केट में सेल होगा, ठीक है, इनका डिफेंस प्रोडक्ट सेल होगा। और इनके कंट्री में रिवॉल्वर वगैरह खुलेआम बिकता है, भारत में नहीं बिकता, बिकॉज दिस इज नॉट कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, बट आजकल हम लोग भी इनसे सीख रहे हैं, हम लोग इनसे इफेक्टिव हो रहे हैं, मतलब क्या बोलते हो, प्रभावित हो रहे हैं, है ना, इनसे सीख रहे हैं, इनका इफेक्ट हम पे आ रहा है। डिफेंस प्रोडक्ट इनका सेल होगा तो फिर हम लोग लड़ाई लड़े, चाइना इंडिया लड़े, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़े, पाकिस्तान इंडिया रहे लड़े, ईरान के साथ पाकिस्तान का, ईरान के साथ अफगानिस्तान का, रशिया के साथ यूक्रेन का, दुनिया लड़ते रहे, और इनका डिफेंस का प्रोडक्ट। फिर भारत भी बहुत दिन, भारत का कल्चर में ना कभी भी लड़ाई धनबाजी नहीं था इस तरह का, लोगों को मारना पीटना, ठीक है, उड़ा देना। लेकिन आजकल भारत भी मतलब बेसिकली भारत बाइंड हो गया सर। अब भारत भी डिफेंस प्रोडक्ट बना रहा है, भारत भी म्यांमार को सेल किया रिसेंटली, फिलीपींस को एक ब्रह्मोस मिसाइल सेल किया, बहुत महंगा। भारत के पास दिमाग तो है सर, पूरा दुनिया भर में इंडिया ही काम करता है ना, तो ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है। बट भारत ये सब चीज को कभी प्रोमोट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ये सब डिस्ट्रैक्शन लाएगा, कभी क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। सृष्टि करना चाहिए, क्रिएटिव बनना चाहिए, ढंग थोड़ी करना। हाँ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या सीखना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इन लोगों का काम ही है बस लोगों को मारना, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के कारण ही मिडिल ईस्ट का हालत खराब। यहाँ पर ये जो लड़ाई चलता है तेल को लेके मारपीट, ठीक है, सीरिया इराक में क्या चलता है, सिर्फ मारपीट दंगाबाजी। उसका इफेक्ट भारत में भी है, कश्मीर में जैसे कर रहा है पाकिस्तान हमारे साथ, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम जो भी है, सिर्फ दंगाबाजी। क्या है ये सब? ये सब बंद करो ना, ये सब प्रोडक्शन करना ही बंद कर दो। दुनिया में बेचने के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीज है, ये रिवॉल्वर कमान ये सब में कुछ अच्छा चीज नहीं है। अब ये सुनने में अच्छा लगा सर, बट वास्तव में ये लोग कभी नहीं करेगा,
फिर मारपीट करेगा, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाया जाएगा। आई डोंट नो इसमें क्या मिलेगा। एक तरफ कोई बोलते हैं कि हम लोग शांति का बात करते हैं, ये करते हैं, शांति कोई नहीं करता, सिर्फ मारपीट दंगाबाजी करता है। छोड़ दो सर, ठीक है। मतलब देखो ऐसे रिवॉल्वर बनाया, खुलेआम बेचते हैं कि उसी के बच्चा लोग आके स्कूल में आके बच्चा ही बच्चा को मार के चला गया। क्या सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, डोंट वरी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो void agreement is not necessarily illegal. Illegal agreement is always void, not forbidden under law or forbidden under law. Punishment, parties are not liable for any punishment under law. अगर void agreement करोगे तो punishment नहीं है, but अगर illegal agreement करोगे तो punishment है। Collateral agreement, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void. मतलब void के साथ जुड़ा हुआ कोई agreement भी void हो ऐसा necessary नहीं है, but illegal के साथ जुड़ा हुआ agreement illegal हो जाएगा, मतलब void हो जाएगा। इलीगल तो void है ही ना, तो इलीगल के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टेड कोई एग्रीमेंट है, तो वो void हो जाएगा। क्लियर? टेल मी सर, टेल मी, बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर unenforceable contract. Sir, what is unenforceable contract? Where contract is a good in substance, but because of some technical defect, that is maybe absence in writing, barred by limitation. अभी आपको बोल रहा था लिमिटेशन एक्ट के बारे में। समय चला गया, अब समय के कारण आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना मुश्किल है, बहुत दिन हो गया, इतना दिन कहाँ थे भाई, ठीक है। इट्स लाइक दैट, barred by limitation. One or both of the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable. समय चला गया, या फिर कुछ राइटिंग में एब्सेंस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, ठीक है, जो किसी भी तरह से एनफोर्स नहीं हो पाएगा। भले ही सब कुछ ठीक था, बट एनफोर्स होने के लिए जो राइटिंग चाहिए था, जो लिमिटेशंस था, वो टाइम चला गया। A bought goods from B in 2015, but no payment was made till 2019. A B से 2015 में गुड्स परचेस किया था, 2019 हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया। B cannot sue for the payment in 2019. अब B को अचानक याद है 2015 में, नींद खुला, ये पता है 2015 में कोई मेरे से प्रोडक्ट परचेस किया था, 2019 हो गया, अभी भी पेमेंट नहीं दिया। ये कौन है भाई, ये कौन है? कुंभकर्ण है, इसको कुंभकर्ण बोलते हैं। कुंभकर्ण जानते हो सर आप लोग? हाँ, रावण का भाई, जो 6 मंथ्स लगातार सोता था, 6 महीना लगातार सोता था, जो कैरेक्टर था रामायण में, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कुंभकर्ण, ठीक है। मतलब जो 6 मंथ्स सोता था, चाहे कुछ भी हो जाए उसका नींद नहीं टूटता था। ऐसा ही है 4 साल बाद नींद टूटा है कि कोई मेरा पेमेंट नहीं दिया। अब आप जाते हो कोर्ट में केस करने के लिए, we cannot sue A for the payment in 2019. It has crossed 3 years and barred by limitation act. 3 साल बीत गया और लिमिटेशन एक्ट के थ्रू से लिमिट भी लग गया। A good debt becomes unenforceable, ठीक है, ये गुड डेब्ट है, मतलब डेब्ट था बट ये अनएनफोर्सेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years एज पर बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के बारे में एग्जीक्यूटिव लेवल में, फाइनल लेवल में डिटेल्स में और पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो है तो ठीक था, नो प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, देयर इज नो इलीगलिटीज, बी और ए के बीच में कोई इलीगल नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था, बट टाइम चला गया, या डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग मिसिंग था, कि अगर ऐसा राइटिंग में लिखा होता कि एटलीस्ट 2019 तक उसको पेमेंट कर देना चाहिए तो भी करना पड़ता, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग। क्लियर सर, बोलो। Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। सिमिलर पैरामीटर में फॉर्मेशंस के बेसिस में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप मुझे सिंपल पूछते हो तो मैं भी थोड़ा सा आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूँ। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा हो गया, जैसे it tells B on telephone that he offers to sell his house for B for 2 lakhs and B in reply informs A that he accept the offer. This is an express contract. मतलब क्या हुआ सर? मतलब ऐसा हुआ कि एक्सप्रेस मतलब एक एयरटेल का एड याद आ गया, ठीक है। एयरटेल में एक बंगाली में ऐड आता था, बहुत पुराना ऐड है, आई डोंट नो आप लोग सुने कि नहीं, बट लाइन कुछ ऐसा था बंगाली में कि মনের মানুষের এই জগতে মনের কথা খুলে বলো,
मैं तुम्हें समझाता हूँ हिंदी में। मतलब दिल वालों के इस दुनिया में दिल की बात खुल के कहो, ठीक है। ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो दिल वालों की दुनिया में दिल की बात खुल के बोलो, मतलब एक्सप्रेस योरसेल्फ। और एयरटेल का पहला टैगलाइन था सर, ठीक है। जब एयरटेल फर्स्ट टाइम आया था तब उसका टैगलाइन था एक्सप्रेस योरसेल्फ। किसी ने देखा कभी? ये स्लोगन था एयरटेल का, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो क्या हो गया, मतलब A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, या तो वर्ड्स में करो या तो राइटिंग में करो, ठीक है। वर्ड्स में भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इज विद दैट, राइटिंग में भी कर सकते हो। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, ठीक है। समझे साहब? वर्ड में भी कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो, बट एक्सप्रेस तो करना होगा, ठीक है। एक्सप्रेस होना जरूरी है। एक्सप्रेस मतलब कहना, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रे बाबा। ये इंग्लिश भी बड़ा फनी लैंग्वेज है सर। एक्सप्रेस का मतलब फास्ट भी होता है, एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेशंस भी बताते हैं, हे भगवान, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना, इसलिए मैं एयरटेल यूज किया, ठीक है। एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है सर। क्लियर है? बोलो। अरे हाँ हाँ ना, सर। बोलो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? Yes, सर sir. ओके सर। सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जानते हो? इम्प्लाइड इम्प्लाइड में ऐसा होता है, इम्प्लाइड एंड टैसिट इज ऑलमोस्ट सेम। इम्प्लाइड एंड टैसिट इज ऑलमोस्ट सेम सर, टैसिट भी कहा जाता है। टैसिट में बस क्या होता है, साइलेंट होता है। इम्प्लाइड इज लाइक जेस्चर से समझा देता है। जेस्चर समझते हो? जेस्चर, जेस्चर मतलब एटीट्यूड, मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, कुछ करके दिखाना। जैसे मानो कि कुली, कुली, कुली जानते हो सर? कुली का एग्जांपल है यहाँ पर। कहाँ जाए कुली, कुली कुली कुली, कुली इन हावड़ा स्टेशन। आप लोग देखे हो सर कुली हावड़ा स्टेशन में? क्या आया? कुछ नहीं है। हावड़ा स्टेशन में कुली तो देखे होंगे आप लोग, जल्दी बोलो ना। हाँ सर। यस सर। सर कुली क्या करता है, मानो कि आप कुली नहीं बुलाए, ठीक है, आपने कुली नहीं बुलाया, बट कुली आके आपका सामान उठा लिया और फिर आप कुली के पीछे पीछे चलते रहे, ठीक है। फिर जब कुली आपको पेमेंट मांग रहा है तो फिर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने तुमको बोला नहीं था, तुम खुद से उठाए, अब पेमेंट क्यों मांग रहे हो? क्या ऐसा बोल सकते हो? कुली ने सामान उठाया, आपने तब हाँ या ना कुछ नहीं बोला था, बट जब कुली आपको टैक्सी में पहुंचा दिया, आपका सामान टैक्सी में रख दिया, देन कुली आपको बोल रहे सर मेरा वेजेस, तब आप उनको बोल रहे हो कि भाई उठाने के टाइम पे मैं हाँ या ना नहीं बोला था, तो अब पेमेंट नहीं मिलेगा। सर ऐसा नहीं चलेगा, इम्प्लाइड है। कुली ने अपने जेस्चर से सामान उठा के बता दिया, अगर आपको उतारना था तो संगे संग बोलना था नहीं नहीं भाई उतारो, मुझे नहीं लेना है कुली, ठीक है। अगर आपको नहीं लेना था तो तभी बोलना चाहिए था। तो ये कुली का पिकअप करना लगेज, ये एक इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना था तब भी ना करना चाहिए था, पीछे पीछे चल दिए, टैक्सी में सामान रख दिए, फिर बोलते ना, नहीं चलेगा। ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दोगलापन, ठीक है। मतलब बेनिफिट भी लेना है और अपना भी बेनिफिट करना है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ए ड्रिंक ऑफ कॉफी, सपोज मान लो चाय के दुकान में चाय रखा हुआ है, टी शॉप देखे हो सर? चलो दिखाते हैं, टी स्टॉल। चाय के दुकान में चाय रखा हुआ है, आपने जाके भाड़ में कोई चाय रखा हुआ था,
आपने चाय उठा लिया, ठीक है, दुकानदार ने आपको दिया नहीं, दुकानदार क्या करते हैं ना, चाय बना के रख देता है, ऐसे डाल के रख देता है, ठीक है, देख रहे हैं सर, ये इमेज में आपको पता चलेगा, सर वेरी इंटरेस्टिंग इमेज मिल जाता है सर, गूगल में मेरे को समझाने के लिए काफी चीज मिल जाता है। दुकानदार ने चाय बना के रख दिया, आप जाके चाय उठा ली, आप ना तो दुकानदार को पूछे कि दादा चाय कितना है, ना तो आप पूछे कि दादा चाय मेरे को देना है कि नहीं देना है, हो सकता है किसी और के लिए बनाए, बट आपने जाके उठा लिया, पी लिए, फिर चल दिए, फिर दुकानदार पूछते दादा पैसा, फिर वो आप क्या बोलोगे, भाई मैं तो आपको पूछा नहीं था, मैं ऐसे ही था उठा लिए। सर ये इम्प्लाइड है, देना पड़ेगा, ठीक है। सर टैक्सी, टैक्सी देखे सर आप लोग, टैक्सी मतलब कोलकाता वाला टैक्सी, ठीक है, इसे सारा शहर में चलता है, टैक्सी, टैक्सी चल रहा है मतलब आप इसको कहीं भी रोक सकते हो, अगर वो खाली है तो रुकेगा, और अब उसको जहां जाने बोलो वो जाएगा। टैक्सी हावड़ा हावड़ा या कई जगह के बारे में सियालदा सियालदा नहीं चिल्लाते, पर टैक्सी है मतलब अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं भी बोलेंगे तो जाएगा, ये इम्प्लाइड है सर, दिस इज इम्प्लाइड, ठीक है, दिस इज इम्प्लाइड, मान लिया जाएगा। टैसिट क्या है फिर, सर टैसिट इम्प्लाइड ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, जैसे कि एटीएम से पैसा निकालना, आप एटीएम को कुछ बताते हो, एटीएम आपको पैसा निकाल के देता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। या फिर ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर का, ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर ना ये हैमर मारता है, ऑक्शन हॉल में हैमर मारता है, ऐसा है, ठीक है, मतलब ये हाँ है, ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर अगर हैमर मार देता है ना, इसका मतलब वो एग्री हो जाता है, साइलेंटली बात करता है, मुंह में नहीं बोलेगा, लेकिन आपका हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, एटीएम से पैसा निकालना, ऑक्शन हॉल में हैमर फॉल होना, बीड होता है ना ऑक्शन हॉल में, मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊंगा। दिस इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, रास्ते में चल रहे हो, किसी का वॉलेट या पर्स पड़ा हुआ है, उठा लेते हो, आपको लगता है आपका है, नहीं सर आपका नहीं है, एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ये आपको कहीं पर जमा करना होगा, या फिर जो ओरिजिनल ओनर है उसको ढूंढ के देना पड़ेगा, एंड दिस इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जब भी जैसे ही आपने मतलब किसी का पर्स या वॉलेट उठा लिए अननोन पर्सन का, संगे संग आपके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर ये क्या बात है, कोई बोला ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, यस सर, आपने उठाया, मतलब दिस इज योर सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये लॉ को बताना पड़ता है, दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, समझाऊंगा नेक्स्ट दिन। ई कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग ऑनलाइन में करते हैं, फ्लिपकार्ट ऑर्डर, मिंत्रा ऑर्डर, अमेजन ऑर्डर, ठीक है, नेक्स्ट दिन थोड़ा सा और समझा दूंगा, रिवाइज कराते कराते बता दूंगा। ई कॉन्ट्रैक्ट तो समझ ही गए सब, साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी ई कॉन्ट्रैक्ट है, बट परफॉर्मेंस के बेसिस में दो होता है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटेड मतलब जब दोनों तरफ से काम ठीक ठाक हो गया है, जैसे ग्रोसर सेल्स sugars on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were due to under the contract, मतलब आप ग्रोसरी स्टोर में गए, जो भी चीज था लिया और पैसा भी दे दिया, सो दोनों पार्टी का काम जब कंप्लीट होता है तो उसको एग्जीक्यूटेड कहते हैं। तो फिर सर एग्जीक्यूटरी क्या हो गया, सर एग्जीक्यूटरी मतलब अभी भी एक तरफ से काम बाकी है या फिर दो तरफ से काम बाकी है। एग्जीक्यूटरी में दो बात होता है, एक यूनिलैटरल एक बायलैटरल, मतलब एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरा पार्टी ने नहीं किया, टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया पर स्टूडेंट ने फीस नहीं दिया, डॉक्टर ने देख लिया पर पेशेंट ने फीस नहीं भरा, या पेशेंट ने फीस भर दिया पर डॉक्टर नहीं देखा, या फिर डॉक्टर भी नहीं देखा, पेशेंट भी फीस नहीं दिया। तो जब दोनों पार्टी से काम बाकी रहेगा उसको बायलैटरल कहते हैं, जब दोनों पार्टी से काम, एक पार्टी से बाकी दूसरे पार्टी से नहीं, तो उसको यूनिलैटरल कहते हैं, और जब दोनों पार्टी से काम कंप्लीट हो जाए तो उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटरी दो तरह का होता है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। सर नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा, कुछ और एग्जांपल्स पढ़ूंगा और इसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करते हुए नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा, और वो रहेगा प्रपोजल एंड ऑफर एक्सेप्टेंस का डिटेल्स, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारा बता दिया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, थोड़ा और एग्जाम्पल जानेंगे, स्पेशली फॉर्मेशंस के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ और बात करेंगे, मतलब थोड़ा और डिटेल्स होना चाहिए,
नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कर दूंगा सर। लेकिन मुझे इतना बता दो सर, क्या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. थैंक यू सर। है सर। तथा ओके, तथा विदिशा, है दादा। अर्पिता, सनोन, रोशनी, राज। Yes, sir. है ओके सर, दादा। ठीक है नील। Yes, sir. ओके अर्पिता, सोमनीता, राजन्ना, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? थैंक यू। घर पे थोड़ा सा नोट्स तो सबको मिल गया, अगर किसी को नोट्स नहीं मिला मुझे बताएं, मैं इसको शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। ओके, गुड नाइट सर। प्राची दादा। ओके, night, टाटा sir. टाटा, Bye, sir. बाय सर।